तो HTML कोड लिखना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक IDE की। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसका यूज़ करते हैं हम कोड्स को लिखने के लिए और साथ में हम एक्सटेंशंस वगैरह को यूज़ करके कोड को रन भी करते हैं। तो आपका जो IDE है वो आपको कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको कई सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, फॉर्मेटिंग मिल जाती है, साथ में जो अलग से आपको इंटीग्रेटेड टूल मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपली आप अपने ब्राउज़र पर आ जाओ और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करो। देन ये जो फर्स्ट वेबसाइट है आपको इस पर विजिट करना है एंड देन यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड देन यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाएगी और जहाँ पर भी आपको सेव करना हो हम इसको डाउनलोड्स में सेव करते हैं एंड कंट्रोल जे करके हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है। तो सिंपली डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस फाइल को चालू कर सकते हो एंड हम थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट। इसके बाद आप कोई लोकेशन चूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चूज कर सकते हो, बट हम रिकमेंड करेंगे इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दो एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो इसका फोल्डर बना सकते हो एंड नेक्स्ट कर दो फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक कर दो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इससे आप डेस्कटॉप से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, एंड साथ में ओपन विथ कोड आप इसको चालू कर दो। ठीक है, यह भी आपके काम आने वाला है एंड नेक्स्ट कर दो। अभी आपका इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, तो एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन यहाँ पर इफ़ ये चेकबॉक्स चेक है तो आप जब से फिनिश करोगे ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो देन VS कोड चालू हो गया, अब हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये आपका VS कोड का कुछ इंटरफेस आएगा, ये आपका एक वेलकम स्क्रीन आप कह सकते होता है। हम इसको सिंपली बंद कर देंगे, यहाँ से क्रॉस करके बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट में आप पार्ट देख रहे हो ये होता है आपका एक्सप्लोरर, जहाँ पर हम लोग अपने फाइल्स और फोल्डर को चालू करते हैं। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो और कीबोर्ड से आप इसको टॉगल भी कर सकते हो। कंट्रोल B इसका शॉर्टकट है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस है, जिसमें कि सबसे पहले आपको आना है एक्सटेंशंस पर। एक्सटेंशन में आने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिनको कि आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है HTML बॉयलर प्लेट एंड देन यहाँ पर HTML बॉयलर प्लेट आ जाएगी। बॉयलर प्लेट के बाद आपको लाइव सर्वर और भी कुछ डाउनलोड करना है, जैसे कि लाइव सर्वर ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइव सर्वर आपको डाउनलोड करना है, मेरे में ऑलरेडी है। एंड इसके बाद लाइव प्रीव्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू ये दोनों ही लोड करनी है। इसके बाद HTML CSS JS के स्निपेट्स भी आपको डाउनलोड करने हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ स्निपेट्स मिल जाएंगे, वो आपको इंस्टॉल करना है। एक सेकेंड, सिंपली हम पहले HTML स्निपेट्स लाते हैं। ये रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ HTML स्निपेट्स की ज़रूरत है, आपको जो भी स्निपेट मिले यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड भी है जहाँ पे आपको तीनों स्निपेट्स एक साथ मिल जाते हैं, तो कोई भी स्निपेट चलेगा। देन इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब नीचे आ जाओ आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर, यहाँ पर आपका थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से जो भी आपका विजुअल स्टूडियो का थीम है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम कलर थीम पर आते हैं एंड ये सारी कलर थीम्स यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ पर अगर हमें अलग से ऐड करनी है तो हम ऊपर आते हैं ब्राउज एडिशनल कलर थीम्स पर एंड देन कीबोर्ड से हम डाउन एरो दबाएंगे तो आप इस तरीके से अलग अलग थीम्स को देख सकते हो। तो इसमें से जो भी सूटेबल थीम हो आप अपने अकॉर्डिंग VS कोड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो हम नीचे ड्रैग करते हैं एंड फॉर नाउ हम अभी कोई डार्क मोड ही यूज़ करने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ इसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एंड क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो अप्लाई भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में यहाँ सेटिंग्स में और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको बैकअप सिंक के मिल जाएंगे, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट चेंज कर सकते हो, एक्सटेंशन का वर्क कर सकते हो, सेटिंग खोल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है जिनको टाइम टाइम आप कवर कर लेना। अब आते हैं यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले फाइल में आ जाओ एंड देन फोल्डर में। अब यहाँ से जो भी फोल्डर आपको चालू करना आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट या फिर हम बना लेते हैं HTML कोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं HTML कोर्स एंड देन एंटर।
अब इसके बाद इस पर क्लिक करके हम सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करके यहाँ पर इस फोल्डर को चालू कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ऊपर फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है HTML कोड्स। अब जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो इस फोल्डर में स्टोर होने वाली है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे index.html एंड यहाँ पर देखो टैब में आपकी फाइल चालू हो गई। आप चाहो तो इसको वापस यहाँ वहाँ भी मूव कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो, जैसे कि हम इसको बंद करते हैं। अगर आपको ये फाइल राइट साइड पे देखनी है डेस्कटॉप के तो आप इसको राइट साइड पे भी ला सकते हो एंड नीचे चाहिए तो नीचे भी ला सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS एक सेकेंड फाइल बनाते हैं। तो देखो जब भी आप मल्टीपल फाइल्स बनाओगे तो उस तरीके से टैब्स के फॉर्म में यहाँ पर रहेंगी एंड अगर आप कोई फाइल फोल्डर PDF कुछ भी खोलोगे तो वो टैब्स के फॉर्म में आ जाती है। अब देखो पहले हमें इसमें कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो हम शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे एंड देन एंटर। तो अब आप देखो ये HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। इसको हम HTML बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जो कि एक स्टार्टर टेम्पलेट होता है। कभी भी HTML लिखने के लिए आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो कोड है HTML का वो हम लिखेंगे यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर में। ठीक है, अब इसके बाद राइट साइड पर आते हैं हम। ये वाले ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो प्रीव्यू। तो आप इस पर क्लिक करके अपने इस HTML पेज को एक प्रीव्यू में देख सकते हो। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखते हैं, हम कोई हेडिंग डालते हैं तो ये चीज़ आपको राइट साइड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो हम यहाँ पे प्रीव्यू का यूज़ करने वाले हैं। एंड ये फीचर तभी आएगा जब आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करोगे, लाइव सर्वर लाइव प्रीव्यू तभी आपके में आएगा। ठीक है, तो ये लाइव प्रीव्यू का है एंड देन हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो अब जाके आपका लाइव सर्वर चालू होगा। देखो लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू में एक अंतर होता है। जो लाइव सर्वर है वो आपके लिए छोटा सा सर्वर क्रिएट करता है, जिससे जो भी कोड आपने लिखा है आप उसको लाइव यहाँ पर देख सकते हो बिना गूगल पे होस्ट किए। ठीक है, देन ये आपका फाइल यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉयल पेट लगा सकते हो। अब यही कोड को अगर आपको देखना है नीचे के साइड तो आप इसको होल्ड करो और ऐसे नीचे ड्रैग कर लो, तो आप ऊपर नीचे करके ऐसे एक साथ में दो कोड देख सकते हो। साथ में इसको राइट साइड पे लगा दो एंड आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप अगर यहाँ पे 3 फाइल्स बनाते हो index.js। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो तीनों को एक साथ भी देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट व्यू में। एंड बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग व्यूज बनाने के। आप चाहो तो कंट्रोल स्क्रॉल के साथ जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं VS कोड के अंदर जो आप यूज कर सकते हो। साथ में आप कहीं से भी श्रिंक कर सकते हो एंड अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कैसे भी आपको जाना है ये सारा काम आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको एक ही कोड दो विंडो में देखना है वो भी हो सकता है। यहाँ पर स्प्लिट एडिटर का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो तो ये स्प्लिट हो जाता है। तो आप एक ही साथ अपने कोड को दो तरफ से भी देख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको VS कोड के बारे में पता होनी चाहिए कि फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, थीम कैसे चेंज करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। एक्सटेंशन में हम एक और एक्सटेंशन आपको रिकमेंड करेंगे, प्रेटियर। प्रेटियर से आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, हम मोस्टली प्रेटियर ही यूज़ करते हैं तो आप भी ये यूज़ करो। देन इसके बाद आपको ऑटो रीनेम का यूज़ करना है। ऑटो रीनेम में बहुत यूज़फुल है, ऑटो रीनेम का यूज़ करना है आपको, ये वाला। ठीक है, ऑटो रीनेम। और प्लीज़ एक्सटेंशन को ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सटेंशन कोड करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, देन इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, ये था बेसिक सेटअप HTML को स्टार्ट करने का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे HTML की कुछ बेसिक्स को, जहाँ पे हम टैग्स वगैरह की बातें करेंगे। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं lesson1। एक सेकेंड, lesson1 एंड इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं index.html एंड यहाँ पर हम अपनी पहली फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका एक्सप्लोरर का, इसको कभी भी चालू रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको यहाँ से प्रेस करके बंद कर दो या फिर कीबोर्ड से Ctrl V दबाकर इसको बंद कर दिया करो। ठीक है, अननेसेसरी उसको चालू मत रखो। एंड यहाँ पर शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर बॉयल प्लेट लगाते हैं। अब ये बॉयल प्लेट क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। तो यहाँ पर जो बॉयलर प्लेट है ये एक तरह से आपका एक स्टार्टर टेम्पलेट का काम करता है। तो HTML कोड लिखने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो आपका डॉक टाइप HTML ये डिफाइन करता है कि आपका डॉक्यूमेंट HTML है। ठीक है, ये एक तरह से रूट सेट करता है। तो आपका जो रूट है ये आपका सेट होता है इस वाले टैग से।
एंड देन यहाँ पर आपको एक हेड टैग देखने को मिलेगा, इसके बाद एक बॉडी टैग देखने को मिलेगा। अब ये जो बॉडी है, इसके अंदर ही हम लोग अपना पूरा HTML कोड लिखते हैं। अब ये HTML टैग होता कैसा है, किसी भी HTML टैग के अंदर में एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। जैसे आप यहाँ पे हेड को देख रहे हो, हेड का ये आपका होता है ओपनिंग टैग एंड ये वाला है आपका क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो चीजें आप लिखते हो इसको बोलते हैं कंटेंट। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका टाइटल के लिए है। जब भी आप किसी वेबसाइट को रन करते हो तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का टाइटल शो होता है। जैसे कि हमें वेबसाइट का टाइटल लिखना है इंस्टाग्राम, एक सेकेंड, ये रहा, इसका नाम रखते हैं इंस्टाग्राम। एंड अब जब हम इसको यहाँ पर रन करेंगे, यहाँ से लाइव प्रीव्यू चालू करते हैं। एंड याद रखना ये वाला ऑप्शन तभी आपके में शो करेगा जब आपने सारी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा है। तो मेक श्योर कि आप पिछली वीडियो देख करके उसको कंप्लीट कर लो। और हम यहाँ पर इसको ब्राउजर में चालू करते हैं। तो यहाँ पर चालू होने के बाद आप देखो यहाँ पर जो टैब का नाम ही इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, बिकॉज हमने इसको यहाँ पर लिखा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर लिखते हो, ठीक है। तो HTML में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एमिट के बारे में समझते हैं। एमिट क्या है, आपके जो VS कोड है उसके अंदर में एमिट आपको एक शॉर्टकट्स की पूरी सीरीज ला करके देता है, ठीक है। तो एमिट से क्या होता है, आपकी कोड लिखने की जो स्पीड है वो VS कोड के अंदर बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे कि हम लिखते हैं H1, तो ये जो आप सजेशन देख रहे हो ये आपको मिलता है एमिट के चलते। जैसे हम यहाँ पर H1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब एमिट को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, आपको आना है सेटिंग्स के अंदर में। इसके बाद यहाँ से आ जाओ फिर से सेटिंग्स में एंड यहाँ पर सर्च करो एमिट। एंड यहाँ पर आपको एमिट से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको कुछ भी इसमें सेटिंग्स चेंज करनी हो, इंक्लूड करना हो, हटाना हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एमिट से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम एमिट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो HTML में जब भी आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पर आपको एमिट के शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं या फिर कह सकते हो सजेशन देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम H4 लिखते हैं और यहाँ पर आप देखो शॉर्टकट आ गया, तो ये एमिट के चलते होता है। अब HTML के अंदर में सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, जिन टैग्स का यूज करते हैं हम डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाने के लिए, ठीक है। अब हर टैग से ऐसा नहीं होता है कि आपके डिस्प्ले पर कुछ ना कुछ दिख ही रहा हो। कुछ टैग्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपके डिस्प्ले पर विजिबली आपको कुछ ना दिखे, बट उनका इफेक्ट होता है, उनका काम होता है। तो पहले कुछ बेसिक टैग्स है जैसे कि आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। इनका यूज करते हैं हम डिस्प्ले पर हेडिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं माई फेवरेट गेम्स। एंड इसके बाद हेडिंग टैग के बाद होता है आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज करके आप कोई भी पैराग्राफ दिखा सकते हो, ठीक है, जैसा इसका नाम है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कंटेंट कैसे आया, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है लॉरेम। ये लिखने के बाद हमने लिखा 50, तो ये 50 वर्ड का कंटेंट आ जाएगा। अगर आपको 100 वर्ड्स का चाहिए तो आप यहाँ पर 100 लिखोगे। इसके बाद हम एंटर करते हैं एंड यहाँ पर आपका पी टैग आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका पी टैग आ जाएगा। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे पैराग्राफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप नोटिस करो, एक यहाँ पर ओपनिंग टैग दिया हुआ है, एक यहाँ पर क्लोजिंग टैग है। तो कुछ इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को मिलाकर हमारा एक HTML एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो आपने जो देखा यहाँ पर ये एक HTML एलिमेंट है, ये वाला पार्ट है ये भी एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ ऐड करते हैं, हेडिंग ऐड करते हैं। साथ में आप चाहो तो अपने पेज के ऊपर में एक फोटो भी ऐड कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हो और ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। तो वीडियो के लिए वीडियो टैग, इमेज के लिए इमेज टैग एंड ऑडियो के लिए ऑडियो टैग होता है हमारे HTML के अंदर में। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग का टैग है हमारा ओपनिंग होता है। बट आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर वीडियो में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, ऑडियो में भी है, हेडिंग में भी है, पैराग्राफ में भी है, लेकिन इमेज के अंदर नहीं है। तो HTML के ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे भी टैग्स होते हैं जो केवल ओपनिंग ही होते हैं। इनको हम बोलते हैं आपके इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। इनके अंदर में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यूजुअली जब भी आपको ये टैग्स दिखेंगे जैसे कि इमेज टैग है, तो ये सब आपको सिर्फ ओपनिंग टैग के साथ देखने को मिलेगी, इनकी क्लोजिंग यहाँ पर नहीं होती है। सेकेंड चीज, आपके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो देखो हमारे जो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, ये वेब पेज पर अलग अलग चीजें लिखने और दिखाने के काम आते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं
इनका यूज करके हम अपने इन एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं। चलो इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू चालू करते हैं एंड कंट्रोल और स्क्रॉल के साथ इसको छोटा करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको फिर से रन करते हैं। ये रहा, एक सेकेंड, ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, उसको सेव करें। हाँ अब ठीक है। तो अगर आपके में भी ऐसे ना दिखा रहा हो तो आप एक बार कंट्रोल एस करके ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पेज की हेडिंग दिखा रही है माय फेवरेट गेम्स, एंड यहाँ पर पैराग्राफ की वजह से पैराग्राफ शो हो रहा है। एंड यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे इमेज, वीडियो और ऑडियो क्यों नहीं शो हो रही है, बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पर ये जो आप सोर्स देख रहे हो ये एक एट्रीब्यूट है, जो ऑल्ट देख रहे हो ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो होता है उसे हम कंटेंट बोलते हैं, और जो हमारा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो एसआरसी एट्रीब्यूट है इसका मतलब होता है सोर्स, ये हमारा सोर्स एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको कोई भी फोटो, वीडियो या ऑडियो अपने वेब पेज पर चाहिए तो आपको यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा, उसकी लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी या आपको उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब देखो जब भी आप कोई फोटो, वीडियो या कुछ भी कंटेंट इसके थ्रू ऐड करोगे तो वो या तो लोकल होगा या तो ऑनलाइन आप उसको यूज करोगे। लोकल होने का मतलब है कि वो आपके लोकल कंप्यूटर पर सेव्ड है, यानी आपके पीसी में वो आपने डाउनलोड कर रखा है ऑफलाइन। और ऑनलाइन का मतलब है कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपने वहां से उसकी लिंक ले ली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पाइडरमैन, एंड यहाँ पर हम आते हैं इमेजेस के टैब में, और यहाँ से कोई एक इमेज हम चूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये इमेज हमें पसंद आ रही है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, वेट करते हैं, आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक एंड देन ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये जो नया टैब खुला आप इस पर आ जाओ, एंड यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करो एंड देन कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो। अब ये जो लिंक हमने कॉपी करी है इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे एसआरसी में, ये जो आपके डबल कोट्स है इसके अंदर, एंड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आपकी फोटो डिस्प्ले हो रही है। तो जिस तरीके से हमने फोटो को डिस्प्ले करा वेब पेज पे वैसे ही आप वीडियो और ऑडियो को भी कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम आपको ये डाउनलोड करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉक वीडियोस पर आ जाते हैं। स्टॉक वीडियोस, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप चाहो तो इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पिक्साबे से भी कर सकते हो, पेक्सल से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई वीडियो पहले से आपके पीसी पर है तो आप वो भी लगा सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इस पे, सॉरी ये रहा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये वीडियो हमें पसंद आ रही है, हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, एंड जस्ट वेट करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको वीडियो कहाँ सेव करनी है, तो देखो आप यहीं पर सेव कर लो, जो आपका फोल्डर है जिसमें भी आपने अपनी HTML की फाइल बना रखी है आप उसमें जाओ सीधे। तो जैसे मेरी फाइल रखी है यहाँ कंप्यूटर साइंस के फोल्डर में, तो यहाँ पर मेरी फाइल बाहर ही रखी हुई है, तो हम यहीं पर इसको सेव करेंगे। एंड पहले इसका नाम चेंज करके थोड़ा सिंपल नाम रख देना, तो हम इसका नाम रख देते हैं माईविड। अब एंटर कर दिया, एंड देन यहाँ पर हम आते हैं वापस VS कोड के अंदर में। VS कोड के अंदर यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। एक सेकेंड, मिस्टेक से इसको सही फोल्डर में रखना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, किधर गया, ये रहा, हाँ। तो मेरी जो फाइल है HTML की वो है HTML कोर्स फोल्डर में, तो हम इस वीडियो को इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर। एंड अब आप देखो जब वीडियो VS कोड में आकर के देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये वीडियो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर इस वीडियो का जब नाम लिखोगे माईविड, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को lesson 1 के फोल्डर में रख देते हैं। अब ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं माईविड एंड एंटर करते हैं। तो अब ये जो वीडियो है ये मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे ये वीडियो शो हो रही है। तो अभी ये वीडियो थोड़ी बड़ी दिख रही है, हम इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। वीडियो के अंदर हम एक हाइट एट्रीब्यूट ऐड करके इसकी हाइट लिख देते हैं 50 पिक्सल, एंड इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो 50 पिक्सल ज़्यादा ही छोटा हो गया, हम इसको कर देते हैं 150 px एंड रिफ्रेश।
अब ठीक है, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो कि वीडियो को अभी हम प्ले नहीं कर सकते, तो उस पर भी हम आते हैं। उसके पहले हम ऑडियो ऐड करते हैं, फिर एक साथ दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑडियो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्टॉक फ्री ऑडियो, एंड यहाँ पर हमारा ऑडियो वेबसाइट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे वीडियो अलग अलग ऑडियोज हैं, तो इनमें से कोई भी आप फ्री के लिए डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके जस्ट वेट करना है, एंड आ रहा है, आ गया। हाँ, और अगेन इसको हम HTML कोर्स के फोल्डर में सेव करते हैं, और यहाँ पे इसका जो भी नाम है लिख दो, तो हम लिख देते हैं यस। ठीक है, और आप लोग भी जब अपने पीसी पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे लेसन वाइज फोल्डर्स बना लो। तो ये लेसन 1 का है, तो इसमें जो भी कुछ सीखेंगे उसका एक में रखना। ठीक है, तो आपके लिए बेटर पड़ेगा। तो इसका नाम लिखते हैं हम यस MP3। अब ठीक है, तो अब मेरा जो वीडियो और ऑडियो है वो दोनों ही वेबसाइट पर मेरे शो करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम चालू करते हैं लाइव सर्वर। ठीक है, अब वेट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर चालू हो गया है। अब विंडोज के साथ राइट एरो दबाकर हम इसको राइट साइड पे कर लेते हैं, एंड अपने VS कोड में विंडोज के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो आप भी अपने विंडोज पर दोनों चीज़ों को ऐसे अरेंज करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वीडियो के अंदर हम कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे, हमारे ऑडियो के अंदर भी हम आते हैं, एंड यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं कंट्रोल्स का, एंड कंट्रोल एस करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ ऑडियो और वीडियो में कंट्रोल्स आ गए। तो अब हम क्लिक करके ऑडियो को और वीडियो को दोनों को ही प्ले कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। साथ में कुछ और एट्रीब्यूट्स है जो यहाँ पर काम आते हैं, जैसे कि म्यूटेड, इससे आपकी वीडियो पहले से ही म्यूट प्ले होगी, या फिर ऑटो प्ले, जिससे कि आपकी वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगी, या फिर लूप, इसका यूज करके आपकी वीडियो लूप में लगातार चलती ही रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो ये एट्रीब्यूट्स कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पर, और ये सेम चलेंगे। ठीक है, तो अब दोनों ऑटो प्ले पे आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों काम आप कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके ब्राउजर में वीडियो और ऑडियो ब्लॉक्ड है तो आप यहाँ ऊपर से चेक करके डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी मतलब उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक्ड हो, तो यहाँ से आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम HTML के अंदर हेडिंग ऐड करते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं, फोटो और वीडियोस ऐड करते हैं, साथ में ऑडियो ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेडिंग टैग्स हैं ये और भी होते हैं। हेडिंग टैग्स टोटल H1 से लेकर के H6 तक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेज। अब ये यूजेज क्या चीज़ है, जैसे कि हमारी हेडिंग्स होती हैं, तो कुछ बड़ी हेडिंग होती है, कुछ छोटी हेडिंग होती है, तो उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पर अलग 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 हेडिंग्स होती हैं। तो ये जैसे कि H2 है, फिर H3 है, तो जितना नंबर कम रहेगा यानी H1 तक हम लोग जाएंगे तो हेडिंग हमारी बड़ी होती जाएगी, जितना हम H3 H4 H6 तक जाएंगे हमारी हेडिंग छोटी होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंटेंट लिखने के लिए अलग अलग टैग्स का यूज होता है। तो हम ऐसे ही अलग अलग इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टार्टर टैग्स हैं जिनको सीखना बेहद जरूरी है आपके लिए। साथ में एक और चीज़ है जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, पैराग्राफ के बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे HR का। HR होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल रूलर, इसका यूज करके कुछ इस तरीके से आप एक लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इतना होने के बाद यहाँ पर आप एक बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दिखाओ। आपका टास्क है कि आपको एक बेसिक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपके 5 फेवरेट सुपर हीरोज के बारे में दिया हो। पहले सुपर हीरो का नाम होना चाहिए, फिर सुपर हीरो की फोटो होनी चाहिए, देन एक पैराग्राफ में उसके बारे में लिखा होना चाहिए, एंड देन आपको एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड करना है। ठीक है, और कम से कम 5 सुपर हीरोज आपको ऐड करने हैं। तो ये होमवर्क करके आना, एंड बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो आज जो फर्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं वो है सेमेंटिक्स इन HTML। अब सेमेंटिक्स का क्या मतलब होता है, देखो जब हम अपने वेब पेज पर कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये जो टैग का इस्तेमाल करते हैं हम, इन टैग्स का खुद में ही कुछ मतलब होता है। जैसे कि जब आप एक हेडिंग लगा रहे होते हो तो आपने कभी सोचा है कि जैसे आप एक हेडिंग लिख रहे हो तो यहाँ पर हेडिंग टैग्स आखिर क्यों होते हैं। अगर आपने कोई चीज H3 में लिखी है, दिस इज माई हेडिंग, ठीक है, तो सेम तरीके से आप तो पैराग्राफ में भी लिख सकते थे। ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग टैग का यूज करते हैं। तो यहीं पर आती है चीजें हमारी सिमेंटिक की।
तो जो चीज़ें हम यहाँ पर बनाते हैं, जो टैग का यूज़ करते हैं ना, उनका एक मतलब होता है जो हमारे सर्च इंजन समझता है, हमारा जो वेब है वो समझता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर आप गलत एलिमेंट को क्रिएट करोगे गलत टैग का यूज़ करके, तो यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो ठीक से वर्क नहीं करेगी। उसकी चीज़ें जो है वो अलाइन करने में आपको इश्यू होगी। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जब आप यहाँ पर H1 बनाते हो तो आप देखो ये आपका ये आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा बड़ा टाइप होता है, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा बड़ा टाइप होगा, बिकॉज ये जो H1 है हमारे डॉक्यूमेंट को पता है कि ये हमारे वेब पेज की एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसीलिए बड़ी होती है। तो यहाँ पर हर एक टैग का अपना खुद में एक मीनिंग होता है। जैसा आपका जो पैराग्राफ टैग है वो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा नहीं कि कल को आप एक हेडिंग टैग लगा के उसके अंदर पैराग्राफ लिख दो, ऐसा नहीं होता। तो जो जिस काम के लिए टैग बने हैं उन्हीं में वो कंटेंट हम लिख सकते हैं। अच्छा, क्या जरूरी है हर टैग का कुछ ना कुछ सेमेंटिक मीनिंग हो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक टैग के अंदर कुछ ना कुछ उसका मीनिंग हो। आपका एक टैग होता है जिसे हम बोलते हैं स्पैन। स्पैन एक ऐसा एचटीएमएल टैग है जिसका सिमेंटिकली कोई भी मीनिंग नहीं होता। ना ये कोई हेडिंग है, ना पैराग्राफ है, ना बटन है, कुछ भी नहीं है। इसे हम एज अ रैपर यूज करते हैं चीजों को रैप करने के लिए, और साथ में ये हमारा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो स्पैन का कई जगह पर हम डेटा लिखने के लिए यूज करते हैं जहां पर कुछ स्पेशल मीनिंग इसकी नहीं होती है। तो स्पैन बहुत यूजफुल चीज है, आपको जरूरत पड़ने पर काम आएगी। स्पैन के साथ नेक्स्ट चीज होती है हमारी स्ट्रॉन्ग, जो कि इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है। अब स्पैन और स्ट्रॉन्ग में क्या अंतर होता है? जो स्पैन है उसका सिमेंटिकली कोई मीनिंग नहीं होती, बट जो स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई जरूरी चीज दिखा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रॉन्ग के अंदर में कुछ लिखते हो तो यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट आपका बोल्ड में लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर देखो आई एम स्ट्रॉन्ग बोल्ड में लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग स्पैन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रॉन्ग स्पैन के साथ दो और चीजों के बारे में बात होनी चाहिए कि यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के पहले आपको पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिव के बारे में, जो कि पूरे HTML के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। अब ये div क्या होता है? div आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो अपने पेरेंट कंटेनर की पूरी विड्थ को घेरता हो। अब पेरेंट कंटेनर क्या होता है? तो देखो, जो चीज हम अंदर की तरफ रखते हैं वो हमारा चाइल्ड होता है, जो बाहर की तरफ रखते हैं वो पेरेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो आपका div है, इसको हमने रखा है बॉडी के अंदर में, तो ये बॉडी इसका पेरेंट एलिमेंट है, और जो div है वो क्या है? बॉडी का चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर हमारा वेब पेज है, ये पूरा जो पेज आप देख रहे हो ये किसके अंदर में आता है? ये आपका आता है बॉडी एलिमेंट के अंदर में। यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी के अंदर में आता है, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा एक डिव रखा हुआ है, ये मेरा एक डिव रखा है, और ये जो पूरा वेब पेज है ये आपकी बॉडी है। तो अगर हम एक डिव को बनाते हैं तो ये वेब पेज की पूरी चौड़ाई को घेरता है, पूरी चौड़ाई को। लेकिन सपोज करो अगर हम यहाँ पे कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी हेडिंग लिखी, तो हेडिंग लिखने में क्या होता है? जितनी इस कंटेंट की चौड़ाई है ये सिर्फ उतना ही वेब पेज पर गिरेगा। ये फर्क होता है इनलाइन एलिमेंट में और ब्लॉक एलिमेंट में। इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है कि आप जितना उसके अंदर कंटेंट लिख रहे हो वो केवल उतना ही चौड़ाई को घेरता है अपने वेब पेज पर, और जब आप कोई ब्लॉक एलिमेंट बनाते हो तो वो पूरे विड्थ को घेरता है। अब ये विड्थ डिपेंड करती है पेरेंट के ऊपर, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, और इतनी नॉलेज होने के बाद अब आप फाइनली स्टार्ट कर सकते हो अपने HTML को स्ट्रक्चर करना। एक HTML का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वेब पेज के लिए, ताकि आप चीज़ों को सही से हैंडल कर पाओ। अगर आपका HTML ही अच्छा नहीं है तो आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, चलो उसको यहाँ पर रिक्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर हमें चाहिए एक हेडिंग, तो हम यहाँ पे H2 ले लेते हैं। अब इस हेडिंग के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हो, हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आयरन मैन, और इसके बाद हमें एक इमेज टैग चाहिए। अब देखो, जो इमेज टैग होता है ना उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए हम यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको SRC लगाना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ SRC भी दे सकते हो, या फिर आपको ये ऑल्ट में कुछ डेटा देना तो आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद हम फिर प्लस का साइन लगाते हैं और P। अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सिंगल लाइन से, सिंगल शॉर्ट हैंड से ये काम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन।
एमिट बहुत कमाल की चीज़ है, इसी के चलते आप लोग शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा मेरा रेडी हो गया, अब इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं लॉरेम एंड यहाँ पे 30। तो यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ मेरे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें इमेज लगानी है। तो इमेज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे लगा सकते हैं। चलो इस बार भी स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से क्रोम को चालू करते हैं और इधर आते हैं, ठीक है। ये रहा। तो क्रोम से कैसे करना है, यहाँ पे आयरन मैन की फोटो लेकर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कोई भी एक फोटो चूज कर लो। तो लाइक हमें ये वाली अच्छी लग रही है, उसको चूज कर लेते हैं एंड वेट करना है यहाँ ओपन होने का। जैसे ही फोटो यहाँ ओपन हो जाए राइट क्लिक करो, यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। एंड यहाँ नए टैब में फोटो खुल जाएगी। अब सिंपली इसका जो लिंक है आपको ये कॉपी कर लेना है। अब इस लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ से, यहाँ से कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद में आना है वापस से VS कोड में और यहाँ पर SRC में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब जो फोटो आपकी वहां पर दिख रही है, हम चाहते हैं फोटो थोड़ी छोटी दिखे, तो हम यहाँ पे एक हाइट एट्रीब्यूट लगाएंगे इसमें और यहाँ पर लिख देते हैं 100 px, ठीक है। तो ये मेरा एक डेटा बन गया। अब हम चाहते हैं एक थोड़ा सा नीचे रूलर भी आ जाए, तो हम इसके नीचे एक HR लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक HR लगा देते हैं जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ जाता है, ठीक है। अब देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पे। तो अब ये मेरा जो पूरा एलिमेंट है ये क्या है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये जो पूरा डिव हमने बनाया है, ये पूरा डेटा किसमें, एक डिव में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर आप एक दूसरा डिव बनाओ तो ये किधर आएगा, ये इसके जस्ट नीचे आएगा। अब ये दोनों आपके एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आप डिव के अंदर रखते हो वो पूरा मिला करके काउंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि डिव के अंदर में आपने कुछ ऐसा लगा दिया, आपने एंकर लगा दिया जो कि इनलाइन में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपका पेरेंट डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी हम लोग HTML को स्ट्रक्चर करते हैं तो चीजों को ब्लॉक लेवल बनाने के लिए हम उसको डिव के अंदर में रखते हैं। डिव से क्या होता है ना कि हमारा HTML पूरा एक स्ट्रक्चर में बन जाता है और चीजें हमारी सेपरेट रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि हर कार्ड यहाँ पे आपको सेपरेट देखने को मिलेगा। एक पार्ट ये आपका डिव में हो गया, एक पार्ट इस डिव में हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा सेपरेट चलता है, तो काम करने में इजी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप डेटा बना सकते हो। अब देखो इस इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में आपको फर्क कैसे पता चलेगा, जब आप डेटा लिखोगे तब। जैसे यहाँ पर हम एक ऊपर लिखते हैं हेडिंग टैग, या फिर मान लो यहीं पर लिख देते हैं, चलो ये आयरन मैन लिखा है, हम इसके अंदर एक और आयरन मैन लिखते हैं और लिखते हैं। तो ये सारा मेरा हेडिंग के अंदर में। अब हेडिंग तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो हेडिंग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये पूरी चौड़ाई को घेर रहा है, तो इसके अगल बगल में कोई जगह ही नहीं कि दूसरा एलिमेंट आ पाए। बट अगर यही काम हम स्पैन के साथ करें तो, यही काम अगर हम स्पैन के साथ करें, रुको हम इसी पे रीनेम कर देते हैं, अगर हम यही चीज स्पैन के साथ करें तो अब देख रहे हो फोटो उसके बगल में आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हमारा स्पैन है उसने तो जगह घेरी ही नहीं। तो इस वजह से स्पैन के राइट साइड में खाली जगह बन रही है। तो ये जो फोटो है ये क्या करती है कि भाई ऊपर खाली स्पेस है तो ये फोटो उस खाली स्पेस को भर देती है, ठीक है। तो जो आपकी इमेज होती है ये भी एक तरह का आप कह सकते हो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक फोटो लगी, अगर हम और लगाते हैं तो देखो उसके बगल में आ रहा है। तो ये जो IMG है, इमेज है, ये भी क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। जो स्पैन होता है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आई होप कि इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा हो कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको भी सेम इस तरीके से ये वाला डेटा तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसमें CSS लगानी हो तब कैसे लगाओगे आप। CSS को लगाने के लिए जो हमारा HTML का हेड है हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अब देखो CSS चाहो तो आप अलग से फाइल बनाकर भी लगा सकते हो, चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो। बट ये कोर्स HTML पे बेस्ड है तो हम लोग उसके बारे में कम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्टाइल और इस स्टाइल के अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, ठीक है। हम एक काम करते हैं ChatGPT से इसके लिए एक CSS लिखवाते हैं। तो हम सर्च करते हैं ChatGPT एंड ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। ChatGPT बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में जितने भी AI टूल्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ इसको पेस्ट करके ChatGPT से बोलते हैं मेक CSS फॉर दिस, ठीक है, सिर्फ इतना, मेक CSS फॉर दिस। तो अब ये हमें एक CSS जनरेट करके देगा, ठीक है। तो हम इधर नीचे आते हैं और इसको इग्नोर करो, ये थोड़ा मेमोरी में उसके सेव है तो वैसी बात करेगी, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये कोड हम पेस्ट करेंगे स्टाइल के अंदर में, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी स्टाइलिंग कर देगा। अब देखो ये देखने में कितना बेटर लग रहा है एक सिंपल सी CSS के साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप एमिट के शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो। ये होते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग और स्पैन का क्या काम होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोर्स में आगे बढ़ते हुए इस लेसन में हम बात करेंगे आईडी और क्लासेस के बारे में HTML में। अब आईडी और क्लासेस होती क्या है,
सपोज करो आप एक स्कूल में पढ़ते हो और आप क्लास 7 में पढ़ते हो। अब क्लास 7 में सिर्फ आप तो नहीं हो, क्लास 7 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं? एक क्लास 7 को। ठीक है, तो जो 12th के स्टूडेंट है वो क्लास 12 को बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे HTML में ढेर सारे एलिमेंट्स या फिर सिंगल एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर कर सकते हैं या फिर बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईडी होती है वो एक तरह से यूनिक होती है। जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे, अब ये 100 बच्चे सारे किस क्लास में? क्लास 7 में। लेकिन हर बच्चे का अपना एक आधार कार्ड होगा, हर बच्चे का अपना एक रोल नंबर होगा। क्या एक ही रोल नंबर दो अलग अलग स्टूडेंट का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आईडी आपकी हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक लिखी जाती है, और जो क्लास होती है वो एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के लिए कॉमन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लास और आईडी दोनों एक HTML का एट्रीब्यूट होते हैं, जिनको कि आप किसी भी टैग के अंदर में लगा सकते हो। तो जैसे मेरा ये एक डिव है, हम इसमें एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास का नाम रख देते हैं हम मेरा हीरो। ठीक है, इसका नाम देते हैं हीरो डैश कार्ड। ठीक है, अब सेम तरीके से जैसे हमने इस डिव में बनाया है, हम यहाँ पर अगले डिव में बना देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम हीरो कार्ड की बात करेंगे तो इसके अंदर हम इन दोनों की बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों की क्लास दे रखी है। अब जैसे मान लो हमारा जो वेब पेज है, हम इसमें H2 की बात कर रहे हैं, H2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, हेडिंग और आईडी का मेन काम जावास्क्रिप्ट और CSS करते वक्त आता है, बट अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे काम करता है। तो जैसे आपके वेब पेज पर मान लो दो H2 लिखे हैं। अब ये दोनों हेडिंग ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज है, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी रेफर कर सकते हो। आपको इसका कलर ब्लू चाहिए, इसका रेड चाहिए, इसमें कुछ और स्पेलिंग चाहिए, उसमें कुछ और चाहिए। तो अगर आप कहीं पर भी CSS में H2 सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का नाम H2 है। तो इन दोनों को यूनिक बनाने के लिए हम दोनों में अलग अलग क्लास लगा सकते हैं, दोनों में अलग अलग आईडी लगा सकते हैं। तो इस तरह का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हीरो कार्ड लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर हीरो नेम भी बना सकते हो। यहाँ पे आते हैं आईडी पे और इसको बना देते हैं हीरो नेम। अब देखो, यहाँ पर जैसे हमने इसकी आईडी बनाई है, सेम ये चीज आप नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे सेम चीज आप यहाँ नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी आईडी यूनिक होती है। तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं लाइव सर्वर में। ठीक है, हम यहाँ लाइव सर्वर में इसको रन करते हैं, क्रोम पर चालू होता ही हो रहा होगा। हाँ, आ गया। यहाँ लाइव सर्वर आने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आ जाओ कंसोल में। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइव रीलोड इनेबल है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हीरो कार्ड वगैरह सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर, आप चाहो तो अपने ब्राउजर पे भी इन चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पर आपकी लिंक शो हो रही होगी, आप इस पर क्लिक करके अपनी फोटो देख पाओगे। और यहाँ पर जो आपकी फोटो का सोर्स, यानी फोटो कहाँ से आ रही है, वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी किसी भी जगह पर आपको क्लासेस को सेम रख सकते हो, बट आईडी को सेम कभी नहीं रखना है। ये आईडी यूनिक होगी, ये आईडी यूनिक होगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज जो हमें यूनिक रखना होता है उसमें आईडी का यूज करते हैं, और जो यूनिक नहीं रखना होता है, कॉमन रखना, उसको क्लास यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड इसको भी हम क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा हीरो नेम। अब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते, यहीं पे क्लास रखते हैं। ठीक है, क्लास। तो अब ये मेरा हीरो कार्ड बन गया। अब हम अगर इसको स्टाइल करना चाहें, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हम ChatGPT इसकी स्टाइलिंग कराते हैं। ठीक है, अब देखो, क्लास और आईडी लगाने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर क्लास आईडी लगाओगे तो आपका जो CSS है वो ऑटोमेटिकली अच्छा बना पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि क्लास और आईडी का यूज करके ही हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपको दोनों हेडिंग में से सेकंड वाली सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट वाली नहीं करनी, तो आप कैसे करोगे? अगर दोनों H2 ही रहेंगे तो नहीं कर पाओगे, बट अगर दोनों की अलग अलग क्लास है तो आप रेफर कर पाओगे। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो यहाँ एडिटर में क्यों आ गए, किधर थे हम लोग? हाँ, ChatGPT पे आते हैं, ये रहा, यहाँ पर आ गए। एंड देन इससे हम बोलते हैं ChatGPT से क्रिएट UI फॉर दिस। अब यहाँ पर ये हमारे लिए UI जनरेट करेगा। तो जब तब तक ये बना रही, हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस CSS है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं
तो अब देखना क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़र्क क्या आएगा जब आप क्लास लगाओगे और आईडी लगाओगे तो, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस आता है। ये रहा, इधर आते हैं हम, पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये आपका वही वेब पेज, ठीक है। तो अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस आया। चैट जीपीटी ने भी यूआई कितना अलग बनाया, ठीक है। अब यूआई तो अलग बनाया, अब आप यहाँ सीएसएस में नोटिस करो, यहाँ पर जो हमने क्लास बनाई थी उसको भी सिलेक्ट किया गया, हमने जो आईडी बनाई थी उसको भी सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आईडी और क्लासेस का यूज हम अपने एचटीएमएल और सीएसएस में फर्दर करते हैं। इन क्लासेस और आईडी के चलते आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से स्ट्रक्चर हो पाता है, ताकि जब भी आप उसमें आगे का काम करो तो आप चीज़ों को सिलेक्ट कर पाओ। तो ये होती हैं क्लास और आईडी एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। अब क्लास और आईडी बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ यूजलेस बना दो जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। तो आपके क्लास और आईडी का मीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हो, ठीक है। हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस बटन में हम एक आईडी लगा देते हैं और इस आईडी का नाम रखते हैं ऐड बटन। तो अब इस आईडी से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये बटन कुछ ऐड करने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कुछ आप बनाओ तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, आप कुछ भी मीनिंगलेस नहीं बना सकते हो। सेकंड चीज, जब भी आप कोई आईडी बनाते हो तो उसको हमेशा कैमल केस में लिखो, यानी कि पहला वर्ड तो पूरा स्मॉल रहेगा, अगले वर्ड का यानी जो भी सेकंड वर्ड आएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लासेस नॉर्मली जब लोग बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करते हैं अंडर स्कोर से, ठीक है। या तो अंडर स्कोर या तो माइनस, ऐसे लगा करके अलग अलग वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। तो क्लासेस में जरूरी नहीं कि आप कैमल केस यूज करो, यहाँ पर आप डैश और अंडर स्कोर का यूज करके दोनों चीजों को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्लासेस और आईडी आपको समझनी कैसे है वो बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेबसाइट खोलते हैं, हम एक वेबसाइट चालू करते हैं, कौन सी करें, रोम्सपीडिया, ठीक है। चलो रोम्सपीडिया चालू करते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट, ठीक है। अब देखो इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखो, अगर आपको इस वेबसाइट का एचटीएमएल लिखना होगा तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। जरा एक बार सोचो। तो अब आप वेबसाइट को चालू करके इस चीज के बारे में सोचो कि आप कैसे इसको बनाओगे, ठीक है। चलो हम और कुछ इसमें सिंपलर लेते हैं, संदीप माहेश्वरी की वेबसाइट चालू करते हैं, ठीक है, और इसको सिंपलर वे में लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जैसे ये वाली वेबसाइट हम चालू करते हैं, अब आप इसको देखो, ठीक है। हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं, तो मान लो ये मेरा जैसे वेब पेज बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर हमने बना दिया, ये बाहर वाले कंटेनर का नाम क्या रखेंगे, ये हमारा डिव हो सकता है या तो हेडर हो सकता है, ठीक है। अब ये जब छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो ये सारे भी एलिमेंट्स हैं, ये सारी आपकी लिंक्स बनी हुई हैं, ठीक है। एंड देन ये आपका टाइटल है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को देखो तो इस नज़रिए से देखो कि जब आप उसका एचटीएमएल लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, तो जब आप एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। पहले आपका एक यहाँ पे, ठीक है, पहले आपका एक यहाँ पे पेरेंट कंटेनर होगा जो कि सब चीज़ों को अपने अंदर रखेगा। इसके लिए आप एक इमेज टैग लगा सकते हो, एंड इन सब के लिए आप यहाँ पर एक एंकर टैग लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंकर टैग इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ एचटीएमएल में बनानी होगी, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। हम इस पार्ट को हटाते हैं, आ जाते हैं वीएस कोड में। अब हम आपको ये पार्ट दिखाते हैं कि आप कैसे लिखोगे एक्चुअल में इसको। इसको बनाने के पहले एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि हम यहाँ पे कुछ सिमेंटिक टैग्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज हम उसको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिमेंटिक टैग कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप कैसे एचटीएमएल को स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्ट है मेरा, हम यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया, हाँ ये वेबसाइट थी। तो हमने इस हेडर को लिया, हम इसके लिए एक बनाते हैं डिव, और इस डिव की हम एक क्लास बनाते हैं। अब देखो क्लास बनाने के लिए आपको डॉट का यूज करना होता है, ठीक है। क्लास बनाने के लिए डॉट का यूज करते हैं, आईडी बनाने के लिए हैशटैग का यूज करते हैं। वैसे हम लिखते हैं डिव डॉट, यहाँ पे लिखते हैं हेडर। तो ये मेरा डिव के अंदर हेडर नाम की क्लास बन जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर यहाँ पर एक फोटो लगी है तो हम इसके लिए लेते हैं IMG। अब देखो ये जो फोटो है, आपके वेब पेज पर ढेर सारी फोटो हो सकती है, ढेर सारा IMG लगा हो सकता है। तो आखिर आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करो, कैसे बताओगे हाँ भाई ये वाला IMG जो है ये अलग है, ये इसकी हेडिंग के लिए। तो इसके हम एक क्लास बना देते हैं IMG डॉट लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा, या तो आप चाहो और भी कुछ इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लोगो हेयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इमेज के बाद यहाँ राइट साइड में क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो जैसे हमने जब इसको ड्रॉ करा था तो कैसे करा था, पहले हमारा एक पेरेंट कंटेनर था, इसके बाद एक फोटो के लिए हमने बनाया,
अब एक हम कंटेनर बना देंगे लिंक के लिए, क्योंकि ये जो लिंक है हम तो ये ना चाहते हैं कि ये लिंक अलग अलग बिखर जाए, हम चाहते हैं कि ये भी अच्छे से अरेंज रहे। तो हम इसके लिए भी एक कंटेनर बनाएंगे एंड यहाँ छोटे 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 एंकर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस चीज को करते हैं। अब यहाँ पे डॉट लिंक्स कंटेनर कंटेनर, ठीक है, ये काम कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे नैव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर नैव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अरे एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग नैव का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस नैव के अंदर में एंकर टैग लगा सकते हो, ठीक है। इस नैव में हम लिख देते हैं आईडी बनाकर, यहाँ पे लिख देते हैं नैव बार एंड एंकर के अंदर आप ये लिंक्स लिख सकते हो। जैसे हम लिखते हैं होम, क्या है इसके बाद अबाउट, अच्छा सारा कैपिटल में है, अबाउट होम था ना, होम अबाउट डाउन एरो एंड यहाँ से क्या है वीडियोस, इसके बाद फ्री रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो नैव बार है ये हमारा एक सेमेंटिक टैग होता है, इसका मतलब सिंपली हमारा नैव बार होता है, ठीक है। कोई भी नैव बार बनाने के लिए नैव का यूज करते हैं। आप चाहो तो इस डिव के जगह पर हेडर का भी यूज कर सकते हो, और डिटेल में हम बात करेंगे सेमेंटिक्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया। तो देखो जैसे हमने ड्रॉ करा था यहाँ पर स्केच से भी वैसे ही करा इसको, ठीक है। अब हम इसके लिए आपको सीएसएस लगा के दिखाते हैं। हम चैट जीपीटी का यूज करके अब इसके लिए सीएसएस लगाते हैं। अब आप खुद देखोगे कि क्या डिफरेंस आता है इस तरीके से एचटीएमएल लिखने में। देखो इस वाले लेसन का ना मेन मोटिव क्या है, आपको समझाना कि एचटीएमएल को आखिर स्ट्रक्चर कैसे करा जाता है। टैग्स वगैरह हर कोई सीख लेता है, बट मेन चीज होती है ना कि आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो। तो मैं बोलते हैं मेक यूआई फॉर दिस, ठीक है। तो अब देखो ये यूआई तैयार करेगा इसके लिए, ठीक है। ये रहा, इसको इग्नोर करो, ठीक है। देखो ये हमारे एचटीएमएल को भी चेंज करेगा, बट मत करना, ठीक है। हम कहते हैं ऐसे भी रख दो तो चलेगा, ठीक है। ये रहा। अब इस पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। अभी सीएसएस में दिमाग मत लगाना, अगर आप एचटीएमएल सीख रहे हो पहले तो सीएसएस थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, अभी सिर्फ एचटीएमएल पे फोकस करो, ठीक है। ये कहाँ गया, अच्छा इसको रन करें लाइव सर्वर में, आने वाला है आ गया। ये देखो, ठीक है, कैसा लग रहा है दिखने में। हमने लगभग सेम तरीके का बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी लोगो लगा सकते हैं वेबसाइट का। तो कुछ इस तरीके से हम अपने एचटीएमएल को स्ट्रक्चर करते हैं ताकि चीज़ें हम अच्छे से बिल्ड कर पाएं। तो अब आपका भी होमवर्क है कि आप कोई भी सिंपल वेबसाइट पर जाओ, उसको देख करके सोचो कि आखिर इसका एचटीएमएल कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है। हम आपको चलो एक एग्जांपल भी दे देते हैं। हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, रोम्स मानिया ये वेबसाइट है, आप इसको चालू करो, ठीक है। चालू करो और अब देखो इसका नया बार बना हुआ है ना। आप इसको देख करके सोचो कि आखिर इसका नया बार कैसे बना है। या ये बीच वाला सर्च बार देखो, कुछ भी देखो, कुछ भी उठाओ चालू करो, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से स्टार्ट करना है, चाहे कोई वेबसाइट हो। एक और वेबसाइट है वाई टी मेट, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल वेबसाइट है, आपको दिखाते हैं हम। ये वाली देखो, ये वेबसाइट भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो जो सिंपल वेबसाइट है ना, सिंगल पेजर वेबसाइट है, आप इनको देख करके दिमाग लगाओ, सोचो कि भाई इनका एचटीएमएल कैसे बना है। ये वाली वेबसाइट भी देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख करके दिमाग लगाओ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। ये लेसन बेस्ड होने वाला है पूरी तरीके से एचटीएमएल फॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर हम एचटीएमएल के अंदर फॉर्म क्रिएट करना सीखने वाले हैं। एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म टैग की जरूरत पड़ती है। इसी फॉर्म टैग के अंदर में हमारे फॉर्म का जो पूरा कंटेंट है वो रखा होता है। अब यहाँ पर आप एक्शन देख रहे हो, इस एक्शन का काम क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट है। इसका काम होता है कि भाई आपका ये जो फॉर्म ये करेगा क्या, आपका फॉर्म कहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा, कैसे काम करेगा। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। हालांकि हम काफी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ऊपर से इसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम एक काम करते हैं, यहाँ से प्रीव्यू भी चालू कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म में सबसे पहले हम यहाँ पर लेबल का यूज करते हैं। अब लेबल क्या होता है, लेबल में आप डिफाइन करते हो कि भाई आप लिखने क्या वाले हो। जैसे मान लो आपने एक यहाँ पे इनपुट का यूज करके बॉक्स बना दिया, अब इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, आपको इसके ऊपर कुछ हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं यूजर नेम, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे, अब ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूजर नेम, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इसके नीचे आ जाए, तो हम फिलहाल यहाँ पर बी आर टैग लगा देते हैं, ताकि ये जो यूजर नेम है इसके नीचे मेरा इनपुट बॉक्स आ जाए। तो लेबल टैग क्यों होता है, लेबल टैग हमारे इनपुट के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है, ठीक है।
हमारे इनपुट के अंदर कौन सा डेटा है उसके लिए एज अ स्टिकर, एज अ लेबल काम करता है ये। अब यहाँ पर जो मेरा इनपुट है इसके अंदर कई तरीके के टाइप्स होते हैं कि आप जो डेटा लिखने वाले हो उसका आखिर क्या टाइप है, वो किस तरह का डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट के बाद हम इसी पार्ट को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया यूजर नेम। अब मान लो यहाँ पर हमें चाहिए ईमेल, यहाँ पर हमें चाहिए ईमेल, और ईमेल के साथ हमें यहाँ पर चाहिए पासवर्ड। तो हम यहाँ पे टाइप चेंज करके कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अगर आपको टाइप्स देखने हो तो कैसे देखोगे, यहाँ पर आप आ जाओ, कोड्स लगाओ, और ये सारे आपके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ जितने भी तरह के टाइप दिए हैं ये अलग तरह का इनपुट है जो कि आप इस बॉक्स से ले सकते हो। तो जैसे आपको कोई डेट चाहिए, कोई ईमेल चाहिए, तो आप यहीं से डालोगे। तो हमें ईमेल चाहिए, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक ईमेल ले लेते हैं। अब ये जो टाइप है मेरा, ये किस तरह का, ये एक ईमेल का टाइप है। हम एक बी आर टैग यहाँ पर भी लगा देते हैं। बी आर आपका होता है लाइन ब्रेक के लिए, या फिर कह सकते हो ब्रेक के लिए, जिससे कि जो अगला एलिमेंट है वो बगल में ना करके नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम तरीके से हमारा ईमेल हो गया, यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी होता है। हम यहाँ पे टाइप चेंज करके इस बार पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हो गया, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं पासवर्ड, कंट्रोल एस, एंड सेम तरीके से बी आर आपको यहाँ पर भी चाहिए, तो हम यहाँ पर भी बी आर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब नेक्स्ट हम यहाँ से ऐड कर देते हैं डेट। तो मान लो हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ की पे उसके लिए हम डेट दे देते हैं। तो अब इसकी मदद से आप चाहो तो यहाँ पर डेट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनपुट और लेबल को बनाते हैं फॉर्म के अंदर में। अब यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्म टैग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी ये एक वैलिड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है, यूजर नेम के लिए भी लेबल है, ईमेल के लिए भी लेबल है, पासवर्ड के लिए भी लेबल है। हमारे ब्राउजर को, हमारे गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये जो लेबल है ये इसके लिए है। जैसे ये वाला यूजर नेम के लिए लगा है, बट कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा लेबल है ये यूजर नेम के लिए है, ये लेबल ईमेल के लिए है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया होता है फॉर एट्रीब्यूट, जो कि ये डिफाइन करता है कि ये लेबल लगा है तो किसके लिए लगा है। तो यहाँ पर इनपुट के लिए हम एक आईडी डिफाइन करते हैं, इस आईडी का नाम रखते हैं यूजर नेम। अब फॉर के अंदर में हम ये यूजर नेम लिख देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिफाइन हो जाएगा कि ये जो मेरा इनपुट है ये इस लेबल के लिए बना है, ये लेबल इस इनपुट के लिए बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब सेम वे में हम यहाँ पर बनाते हैं ईमेल के लिए, तो हम बनाते हैं ईमेल इनपुट, और यहाँ पर हम इनपुट के अंदर एक आईडी बना देंगे, ईमेल इनपुट। और ध्यान देना, इन चीज़ों के लिए क्लास मत बनाना, जनरली इन चीज़ों के लिए आईडी ही यूज होती है। ठीक है, आईडी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपको आगे जाकर के इसको बैकएंड में भी यूज करना होगा। यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड इनपुट इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, और यहाँ पे लिख देते हैं आईडी बना के, सॉरी यहाँ पे DOB इनपुट। ठीक है, एंड यहाँ पर फॉर में मेरा DOB इनपुट आ जाएगा, हमारा कहाँ गया DOB इनपुट, एंड इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड हो गया, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लेबल को और इनपुट को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब लेबल इनपुट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लाइव सर्वर चालू करना पड़ेगा। चालू करते हैं यहाँ पे लाइव सर्वर। अब यहाँ पर एक फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया, बट ये फॉर्म सबमिट कैसे होगा, और जब हम इसे सबमिट करेंगे तो आखिर इसका डेटा जाएगा कहाँ पर। तो देखो, जो हमारी इनपुट फील्ड्स होती हैं ये एक रिक्वेस्ट भेजती हैं, जिनसे कि हमारा डेटा आगे बढ़ पाता है। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि जब हम इसके अंदर कुछ भी लिख कर भेजे तो हमारा यूजर नेम पास होना चाहिए, इसमें लिख के भेजे तो ईमेल पास होना चाहिए, और ये सब चीजें जाकर के बैकएंड में काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट होती हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको जरूरत किस चीज की है, यहाँ पर आपको जरूरत है नेम एट्रीब्यूट की। अब ये नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एक तरह से कह सकते हो लेबलिंग के लिए होता है, या एक तरह से डिफाइन करता है कि भाई आपका जो डेटा जा रहा है वो किस तरह का डेटा है। आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो गूगल पे या कहीं पर भी, तो कुछ ना कुछ लिख कर ही सर्च करते हो। तो जब भी आप कुछ लिख कर, ये कुछ इनपुट दे करके सर्च करते हो, तो वो इनपुट एज अ रिक्वेस्ट जाता है, जिससे कि आपका डेटा आपको आकर के मिलता है यहाँ पर। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए इस नेम एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। हम पहले यहाँ पे सबमिट के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक बटन बनाते हैं जिससे कि हम लोग सबमिट करेंगे। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्टकट देखा है कि हम लोग कैसे शॉर्टकट लिख सकते हैं यहाँ पे एमेट का। तो यहाँ पे हम सबमिट बटन बनाते हैं। तो इस तरीके से बटन टाइप सबमिट, आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, बट ये शॉर्टकट यूज करो, आखिर सॉफ्टवेयर क्यों पढ़ाए गए।
अब कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पर एक सबमिट बटन बन जाएगा। अब देखो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपका जो पेज है ये बार बार रीलोड हो रहा है, यहाँ पर पेज रीलोड हो रहा है, तो इसका मतलब भी काम करता है। ठीक है, अब जैसे हमने नेम में लिखा कुछ प्रियांशु, आप सबमिट करा, तो देखो ऊपर कुछ भी रिक्वेस्ट आपको शो नहीं हो रही है, बट जैसे ही यहाँ पर हम नेम लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं यूजर, यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम, कंट्रोल एस, अब हम इसमें लिखते हैं प्रियांशु, अब इस बार हम सबमिट करते हैं। तो अब आप देखो ऊपर जो आपका यूआरएल है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखो यूआरएल ऊपर, यहाँ यूजर नेम इक्वल टू प्रियांशु आ रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर जैसे हम इनपुट कर रहे हैं तो वो एज अ रिक्वेस्ट ऊपर जा रही है उसमें, तो यानी कि हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पर काम कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब यही चीज का एग्जांपल हम आपको गूगल पर भी देते हैं। जैसे आप गूगल पर जाते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च करते हो बर्ड, तो देखो यहाँ पर ऊपर google.com लिखा और यहाँ पे सर्च के बाद क्वेश्चन मार्क फिर इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्यू लिखा है ना। तो जब हमने कुछ सर्च करा यहाँ पर तो वो रिक्वेस्ट इस जगह पर गई, और जब ये रिक्वेस्ट हमारे पास गई तो इसका ये जो आप इतनी बड़ी लिंक देख रहे हो, यही वो आपका रिजल्ट है जो आपको मिला। तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखो जैसे हमने गूगल पे कुछ भी सर्च करा बर्ड, अब ये जो लिंक है ना इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखो इस लिंक का यूज करके कैसे हम लोग गूगल सर्च करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे का जो डेटा है ना इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग बेहतर फोकस कर पाओ। कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको देखो और लेवल को भी हटा देते हैं। अभी के लिए हमारा पूरा फोकस इस चीज पर रहने वाला है। तो देखो ये जो एक्शन आपका लिखा है ना, यहीं पर आप लिंक पेस्ट कर दो, क्योंकि यही तो हमारा एक्शन है भाई, हमें यही करना है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, हम उसमें एक्शन डिफाइन करते हैं। तो हमारा एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सीधा गूगल पे सर्च होना चाहिए। तो ये हमने लिंक पेस्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे जो क्यू आपने लिखा है ना, ये क्यू ही असल वैल्यू है जो कि सर्च करनी है। तो यहाँ पे हम नेम में कर देते हैं क्यू। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नेम में हमने क्यू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बर्ड और हम यहाँ सबमिट करते हैं, तो देखो ये डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने एक्शन के अंदर में दे दिया गूगल का लिंक, और गूगल को किसकी जरूरत पड़ती है, उसको इस क्यू वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और वो वैल्यू हमने इसको प्रोवाइड कराई अपने इस इनपुट फील्ड के थ्रू। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। इनपुट टाइप होता है जो कि डिफाइन करता है कि जो डेटा हम इंटर कर रहे हैं वो किस तरीके का डेटा है। आईडी का यूज करते हैं ताकि हम इसे सिलेक्ट कर पाए, यूज कर पाए, इसे हम लेवल के साथ कनेक्ट कर पाए। साथ में यहाँ पर आपका नेम एट्रीब्यूट यूज होता है ये डिफाइन करने के लिए कि जो डेटा है वो क्या है, आखिर क्या डेटा आप इंटर कर रहे हो। किसी का नाम है, किसी का मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आखिर क्या है वो। तो ये सब चीजें डिफाइन करने के लिए होता है आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, अच्छा ये जो आप लिखते हो यहाँ पर, ये जो आप टाइप लिखते हो, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप इसको इग्नोर मत करना, इससे भी फर्क पड़ता है। हम एक बार इस लिंक को हटा देते हैं, इस टाइप को आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली इस टाइप पे आते हैं, हम इसको चेंज करके यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं। तो देखो पासवर्ड से क्या होगा ना, जब आप इसमें लिखोगे तो वो एज अ पासवर्ड गायब होकर के आएगा, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फॉर्म्स इन HTML कि भाई HTML में आप फॉर्म्स कैसे बना सकते हो। तो चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, हम एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म आपको बनाकर दिखाते हैं आप कैसे यूज बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म को क्रिएट करना। तो पहले हम एक फॉर्म टैग लगाते हैं, इसको कैंसिल कर दें, हाँ ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लगाते हैं, S2 कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं लॉगिन फॉर्म। ये मेरा बन गया लॉगिन फॉर्म, एंड इसके अंदर हम लगाते हैं लेबल। मेरा लेबल हो जाएगा यहाँ पे ईमेल, सॉरी ईमेल, और यहाँ पर इसके नीचे हम लगाते हैं इनपुट, यहाँ हो जाएगा मेरा ईमेल। ठीक है, देखो चाहो तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर का भी यूज कर सकते हो। देखो प्लेस होल्डर क्या होता है, ये जो आपने ईमेल लिखा है, सॉरी इनपुट बॉक्स लगाया है, इस बॉक्स के अंदर अगर आपको कुछ छोटा सा टेक्स्ट ऐसे देना चाहिए तो यहाँ पे आप प्लेस होल्डर लगा सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं इंटर ईमेल, कंट्रोल एस करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखने को मिलता है। जैसे आप कुछ लिखोगे तो ये प्लेस होल्डर हट भी जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज हमने गलती से मिस कर दी थी, हम सॉरी, बट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इंटर ईमेल, ईमेल के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डालते हैं पासवर्ड और इसका टाइप कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो ये मेरा बन गया ईमेल, ये रहा पासवर्ड, एंड एंटर। अब इसको थोड़ा सा एंटर करते हैं। ठीक है, और चाहो तो आप यहाँ पे BR टैग लगा के इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे ईमेल बन गया, पासवर्ड बन गया,
एंड यहाँ पर लिखते हैं डेट, सॉरी, यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं डॉट सबमिट बटन, ठीक है। और चाहो तो आप क्लास की जगह इसको आईडी भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों चलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन या फिर सबमिट, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपको मन करे आप यहाँ पर ऐड करो। हम यहाँ पर एक फ़ोटो के लिए इमेज भी ऐड कर देते हैं और इस इमेज की हम हाइट ऐड करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे हाइट ऐड कर देते हैं। इसकी हाइट ऐड करते हैं हम 100 px एंड यहाँ पे हाइट काम करते हैं ना, हटा देते हैं गिरी, ठीक है, वो हमारा चैट जीपीटी कर देगा। ऑल्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पे लोगो, सॉरी, पिक अंडरस्कोर हेयर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी फोटो आ जाएगी, फिर ईमेल, पासवर्ड और देन सबमिट करने का बटन। और हम यहाँ पे पासवर्ड के नीचे एक एंकर टैग लगा देते हैं यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, एक इस तरीके का भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो मोटे तौर पर ये हमारा एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपकी मर्जी हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हो। अब हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। कैंसिल, यहाँ पर चैट जीपीटी चालू करते हैं। ठीक है, और देखो जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए हैं ना फॉर्म के अंदर, ये सारे आपके काम आएंगे जब आप रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे होगे। तो किसी को भी इग्नोर मत करना, एट्रीब्यूट को सारा अच्छे से पढ़ना। तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब इससे फिर से बोलते हैं क्रिएट यूआई फॉर दिस, ठीक है। ये रहा एंड यहाँ पर हमारा यूआई बन रहा है, ठीक है। अब चाहो तो ये HTML भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे HTML को और बेटर फॉर्मेट कर देता है। तो देखो यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म को इसने क्या किया, एक डिव कंटेनर के अंदर रख दिया, इससे ये और अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब हम इस CSS को कॉपी करते हैं एंड ये CSS हम इसके स्टाइल टैग में लगाते हैं, ठीक है। लिंक को हटा देते हैं, यहीं पर हम स्टाइल टैग लगाएंगे और इस स्टाइल के अंदर CSS पेस्ट करते हैं। तो अब ये लॉगिन फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पर SRC के अंदर में जो भी फोटो आपको चाहिए वो पेज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक फोटो पेज कर देते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोफाइल इमेज एंड यहाँ पर कोई भी एक फोटो चूज करके हम लगा देते हैं। तो सिंपली इस पर राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको न्यू टैब में खोला एंड देन ये जो लिंक है मेरी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी टैब्स को बंद करते हैं। अब यहाँ पर लिंक हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फोटो ध्यान रखना स्क्वायर में रहेगी तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग HTML को स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चरिंग के अंदर हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि हर किसी को हमें किसी न किसी कंटेनर के अंदर रखना ज़रूरी होता है। अगर हम ये पूरा फॉर्म बना रहे हैं तो इसको आप एक कंटेनर के अंदर रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्म के अंदर भी एक क्लास बना सकते हो। साथ में जितने भी एलिमेंट हैं इसमें सारे ज़रूरी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जो जो ज़रूरी एट्रीब्यूट है वो इसमें होने कंपलसरी है। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा हुआ है, देखो हमने वो नहीं बताया था। यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा है। इससे क्या होगा कि जब तक आप किसी फील्ड को फिल नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये एट्रीब्यूट नहीं होगा तो आप एम्प्टी फील्ड्स को भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म्स क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। आगे बढ़ते हुए इस लेसन में हम कवर अप करते हैं HTML के टेबल्स को। तो जैसे फॉर्म लगाने के लिए फॉर्म टैग होता है, किसी भी टेबल को इनिशिएट करने के लिए टेबल टैग लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम टेबल का यूज़ करते हैं तो ये टेबल टैग लग जाएगा। अब जो भी कंटेंट आपका टेबल का है वो उसके अंदर रहेगा। तो हमारा जो टेबल है सबसे पहले हम उसमें कैप्शन का यूज़ करते हैं। अब इस कैप्शन का मतलब क्या होता है, आप जो भी टेबल लिख रहे हो उससे रिलेटेड टॉपिक कि वो किस चीज़ का टेबल है, क्या है वो। जैसे आप फिगर लगाते हो, फोटो लगाते हो अपने बुक्स में, तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 होता है। उस तरीके से टेबल लगाते हो, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के कैप्शन होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। तो हम कैप्शन लिखते हैं माई फेवरेट, ठीक है, माई फेवरेट फूड्स,
ठीक है, हम ये लिख देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है माय फेवरेट फूड्स, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा टी हेड। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर, ठीक है। हम यहाँ पे देखो एक एम8 का शॉर्टकट भी आ रहा है, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो हेड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर। तो आप जो भी हेडिंग लिखोगे वो इस टी हेड के अंदर आता है। जब आप इस टी हेड को लगाते हो तो इसका मतलब एक रो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लगाते हैं टी हेड। टी हेड के अंदर होता है हमारा टी एच। अब इस टी एच के अंदर हमारी सारी हेडिंग्स लगी होती हैं। जैसे मेरी हेडिंग है सीरियल नंबर, नेक्स्ट हेडिंग है मेरी फूड, एंड थर्ड चीज यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेवर। अब कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पर मेरी 3 हेडिंग्स बन गई हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेरी हेडिंग है, HTML ने खुद ब खुद इसको बोल्ड कर दिया, डार्क कर दिया, ये दिखाते हुए कि ये तीनों चीजें मेरे टेबल की हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज है हमारी टी हेड। अब देखो जो हमारा पहला रो होता है वो हमारे हेडिंग का होता है। जितना आप यहाँ पर हेडिंग लगाओगे उतना यहाँ पर आपका टी एच करके लिखाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हेडिंग एक ही लाइन में होती है। तो चाहो तो आप मल्टीपल लाइन की भी हेडिंग बना सकते हो टीआर का यूज करके। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। अब कंट्रोल एस करते हैं तो टीआर से क्या होता है, टेबल की रो बनती है। टी हेड से हम लोग हेडिंग को रैप करते हैं अंदर, और टी एच के अंदर हम हेडिंग नोट करते हैं। तो मान लो कि ऐसे 2 लाइन में हेडिंग है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। एक सेकेंड, सॉरी, इसको आगे लेकर आते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कॉपी करके भी कर सकते हो। अब कंट्रोल एस करते हैं तो देखो यहाँ पर 2 आपके हेडर रोज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले ये आपका हेडर का काम हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम कंटेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना है टी आर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक और रो क्रिएट करनी है। टी आर के अंदर होता है टी डी। टी डी का मतलब है डेटा। जो भी हम लोग इसके अंदर डेटा लिखने वाले हैं वो हमारा टी डी में आता है। अब ये ध्यान रखो, जितना यहाँ पर हेडिंग आप डालोगे उतना यहाँ पर आपको टी डी रखना है। जैसे यहाँ पे 3 चीजें, सीरियल नंबर, फूड और फ्लेवर। तो यहाँ पहले में मेरा सीरियल नंबर हो जाता है 1, सॉरी 1 लिखते हैं यहाँ पर। और मेरा फेवरेट फूड मान लो हम लिख देते हैं जलेबी, ठीक है। और फ्लेवर में लिख देता हूँ यहाँ पर स्वीट, एंड देन स्वीट। अब कंट्रोल एस। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, फूड जलेबी, फ्लेवर स्वीट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब जितना भी डेटा आपको ऐड करना है आप इसी तरीके से करोगे। यहाँ पे टीआर है, इस पार्ट को सेलेक्ट कर लो। अब इसी को आप कॉपी पेस्ट करके इसी में और डेटा ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 2 3 कर देते हैं, एंड सेकंड में लिख देते हैं पापड़ी, पापड़ी चाट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं क्रंची एंड स्पाइसी। तो यहाँ पर देखो मेरा नेक्स्ट डेटा आ जाएगा। सेम तरीके से हम थर्ड पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गुलाब जामुन। अब देखो लेक्चर देखते हैं तुम लोग को खाने का मन ना कर जाए, ये भी हमारा स्वीट होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इस डेटा को बना सकते हैं। बट क्या हर चीज एक कॉलम में होती है? यहाँ पर सीरियल नंबर हमारा एक कॉलम में है, फूड एक कॉलम में है, और फ्लेवर भी एक कॉलम में है। बट जरूरी नहीं कि हर डेटा एक ही कॉलम में हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं एक और टीआर। इस टीआर के अंदर हम एक डेटा रखते हैं। हम इसके अंदर लिख देते हैं दीज आर माई फेवरेट फूड्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो ये तो भाई इतना चौड़ा हो गया, बिकॉज ये एक कॉलम के अंदर खुद को एडजस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का। यहाँ पर हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे, और कॉल स्पैन के अंदर हम लिख देते हैं 3। तो अब ये जो मेरा रो है ये 3 कॉलम को ले रहा है, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर रो स्पैन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो गुलाब जामुन हम चाहते हैं कि ये 2 रो को ले, तो हम यहाँ पे रो स्पैन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो गुलाब जामुन है ये ऊपर वाली रो को भी ले रहा है, नीचे वाली रो को भी ले रहा है। तो इस तरीके से हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करते हैं। अब चलो इसके लिए हम सीएसएस लगा कर देखते हैं। सीएसएस लगाने के बाद आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमने क्या करा है इसमें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पर चैट जीपीटी, आप चाहे तो चैट जीपीटी के अलावा कोई और एआई भी यूज कर सकते हैं, बट पर्सनली मेरे लिए काफी एफिशिएंट होता है तो हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलते हैं क्रिएट यूआई फॉर दिस। ये यूआई तैयार करेगा, ठीक है। तो ये रहा
हम सिर्फ यहाँ पे CSS उठाने वाले हैं। HTML सही है हमारी, ठीक है, HTML में कोई भी इशू नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे CSS पेस्ट करते हैं ताकि आपको देख करके आइडिया मिले कि आखिर हमने बनाया क्या है। आप Ctrl+S करते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। अब अगर और अच्छे से आपको एलिमेंट्स को देखना, आप इसको बड़ा कर लो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पर आ जाओ आप इस जगह पर, ठीक है, ये वाला एडिटर है, इसमें बॉडी में, और इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करो, ठीक है। तो अब अगर आपको एक एक कंपोनेंट देखना है कौन सा तो आप इसे कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आपको टीआर के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो टीआर शो कर रहा है। अब इसके अंदर टीएच में क्लिक किया, देखो टीआर दिखा रहा है ना। तो आप ऐसे एक एक चीज़ पे एरो रख के आप खुद से देख सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी डाउट्स होंगे आपके वो इस पार्ट से इजिली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को बनाते हैं। और देखो एक और चीज़ है, यहाँ पर टी बॉडी का भी यूज़ कर सकते हो बट कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो टी हेड के बाद यहाँ पे एक टी बॉडी भी बना सकते हो जो कि टेबल बॉडी को डिफाइन करता है। आप चाहो तो इन सब को उठा करके टी बॉडी के अंदर भी रख सकते हो, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम पर्सनली रिकमेंड अभी नहीं करेंगे। फ्यूचर में जब भी आपको नीड करे तब आप कर सकते हो, बट अभी के लिए HTML के अंदर इतनी टेबल की नॉलेज होना काफ़ी है। तो हम बढ़ते हैं आगे लेसन की तरफ। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई थी। यहाँ पर जो टेबल के लास्ट में लाइन एडिट है, यहाँ पर आप लोग TR की बजाय आप टी फुट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि टी फुट क्या होता है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे TH लगाया, टी हेड लगाया, ये सब आपके सेमेंटिक टैग्स हैं, वैसे ही टी फुट भी सेमेंटिक टैग है, ठीक है। इसमें हम लोग अपने टेबल का फुटर बनाते हैं, जैसे आप लोग हेडर बनाते हो वैसे यहाँ पर फुटर बनाते हैं। तो बेसिकली जो टोटल वगैरह वाली लाइन्स होती हैं, सम वाली लाइन्स होती हैं, समरी लाइन्स होती हैं, तो ऐसे लास्ट लाइन टेबल की बनानी होती है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये वाला पार्ट मिस हो गया था। इस कोर्स के फिनाले पर बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, देन नेक्स्ट लेसन हमारा इस कोर्स का फिनाले होगा। यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं लाइव सर्वर पे एंड डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्पैन का यूज़ किया था। अब प्रीवियस लेसन अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज़ किया था। वैसे ही यहाँ पर कुछ और टैग्स भी होते हैं, जैसे कि बिग, स्मॉल, इसके साथ सुपर और सब। आप इसको सब और सुब भी पढ़ सकते हो, या SUP या SUB भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई डेटा लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रियांशु, बेन, एंड कुछ इस तरीके से इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो डेटा है। इट वुड बी बेटर अगर हम इसे डिव में लिखें तो ये बेटर रहेगा। अब ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं हम इनका यूज़ करते हैं। बिग का यूज़ होता है हमारे किसी भी कंटेंट को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के, तो हम यहाँ पे बिग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रियांशु बेन हल्का सा बड़ा दिख रहा है। अब जिस तरीके से हमारे पास बिग होता है उस तरीके से हम स्मॉल का भी यूज़ करते हैं किसी भी तरह के कंटेंट को थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए। यहाँ पर हम स्मॉल का यूज़ करते हैं। तो मेरा जो कंटेंट है देखो यूजुअल से थोड़ा सा छोटा दिखता है, इसको थोड़ा जूम करते हैं तो देखो यूजुअली जितना होता है उससे थोड़ा छोटा दिखता है, ठीक है। तो बिग बिग और स्मॉल का यूज़ पता चला। अब SUP और SUB का यूज़ क्यों होता है, यानी सुपर और सबस्क्रिप्ट का यूज़ क्यों होता है। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पर लिखते हो, यहाँ पर आपको लिखना है A स्क्वायर, तो अब देखो A स्क्वायर में जो 2 है आप, हाँ अब ठीक है, आपको जो A स्क्वायर है इसको आपको ऊपर पावर में लिखना है। तो ये जो 2 है इसको आप रैप करोगे सुपर स्क्रिप्ट के अंदर, यानी SUP जो है आपका इसके अंदर में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, तो अब देखो A के बारे से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका यहाँ पर आपका SUB टैग, यानी सबस्क्रिप्ट टैग, ये आपका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं H, अब इसके बाद 2, फिर इसके बाद O, तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से H2 आ जाएगा। अब जो 2 है वो आपको पता है कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम P की जगह B कर देंगे। तो ये काम होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग का, सब स्क्रिप्ट टैग का, एंड साथ में बिग और स्मॉल टैग का, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अगली जो स्मॉल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है लिस्ट इन HTML। लिस्ट दो तरीके की होती है, आपकी UL एंड OL। सबसे पहले UL या OL लिखने के बाद इसके अंदर कुछ भी कंटेंट अगर आपको लिखना है तो वो हम लिखते हैं LI के अंदर में। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जिंजर, Ctrl+S। अब देखो ये आपका आएगा बुलेट पॉइंट्स में, ये जो साइड में आप पॉइंट देख रहे हो उसको हम बुलेट कहते हैं। तो जब आप UL लिखते हो तो इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर ना हो, कोई नंबरिंग ही ना हो किस तरह की। इन बुलेट्स को आप चाहो तो लेटर चेंज भी कर सकते हो CSS का यूज़ करके,
और आप कहीं से इंपोर्ट करके अपनी मनचाही बुलेट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जितना चाहो आप उतना एल ऐड करो, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं गार्लिक कंट्रोल एस, तो ये चीज आपका एक्सपेंड होता रहेगा। अब अगर इस ओएल यूएल को चेंज करके आप यहाँ पे ओएल कर दो एंड कंट्रोल एस, तो अब ये आपका 1 to 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब इससे रिलेटेड एक एमिट है जो कि आपको पता होना चाहिए, काफी यूजफुल है। देखो जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं हेडर, हेडर के अंदर मान लो हमें एक नैव बनाना था, इसके अंदर हम बनाना है यूएल। अब यूएल के अंदर हमें एल बनाना है, ठीक है। लेकिन एल हम चाहते हैं कि 5 तो रहे हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको इंटू 5 कर देते हैं एस्टेरिक लगा के। इसके बाद यहाँ पर एंकर एंटर। तो अब यहाँ पर देखो सिर्फ सिंगल लाइन से इतने अच्छे शॉर्टकट यूज करके हमने इतना क्रिएट कर लिया। अब मान लो ये आपका नया बार है, आप इसमें लिख दो होम, इसके बाद अबाउट, और यहाँ पे वर्कशॉप, एंड यहाँ पे साइन आउट एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। अब कंट्रोल एस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपना डेटा बना सकते हो। अब लगे हाथ हम लिंक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक लिंक के बारे में बात नहीं करा है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करते हो, देखो आपका पेज रीलोड होता है। यहाँ पर href के अंदर आप अपनी लिंक पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं, एक सेकेंड इसको हटाए, यहाँ सर्च करते हैं हम आयरन मैन। अब इसके बाद ये वेब पेज हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इस वेब पेज की जो लिंक है हम यहाँ दे देंगे href के अंदर में। अब हम कंट्रोल एस करते हैं, तो देखो होगा क्या, जब आप इसमें लिंक प्रोवाइड करोगे इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा, ठीक है, पर्पल चेंज होकर लाइट ब्लू हो जाएगा। एंड अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हमें डायरेक्टली इस वेब पेज पर पहुंचा देगी। अब जब आप इस तरह के टैग का यूज करते हो, एंकर टैग का, तो यहाँ पर आपकी लिंक किस टैग में खुलेगी, किस टैब में खुलेगी, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं टारगेट। अब देखो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, पेरेंट सेल्फ अलग अलग कर सकते हो। सेल्फ में क्या होगा कि इसी में खुलेगा। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक करते हैं तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो अलग से एक न्यू टैब में ये लिंक चालू हो गया और हमारा ये टैब खुला रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट का भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो टारगेट के बारे में चैट जीपीटी या कहीं और सर्च करके और भी ज्यादा पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कि लिस्ट इन HTML, लिंक्स इन HTML। अब देखो ये जो लिंक है इसकी खासियत क्या है कि आप अलग अलग चीजों में ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल टेक्स्ट में ही ऐड कर पाओ, आप चाहो तो फोटो के अंदर भी लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एंकर के अंदर एक फोटो लगा देते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर एक फोटो लगाते हैं और इस IMG के अंदर हम एक फोटो पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यही फोटो ले लेते हैं, हमें कोई फोटो चाहिए तो सिंपली इस पर क्लिक करके हम एक फोटो ऐड करते हैं, ठीक है। एंकर टैग की यही खासियत है, इसका यूज करते हैं हम कहीं पर भी लिंक ऐड करने के लिए। अब इसको पेस्ट करते हैं, हेलो कंट्रोल एस। तो अब देखो ये लिंक मेरी पेस्ट हो गई है। हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं ताकि ये विजिबल हो हमें। हम कर देते हैं 100px, कंट्रोल एस। अब ठीक है। तो अब देखो जैसे ही हम इस लिंक पे लेके जाएंगे तो हमारा कर्सर ऐसे क्लिक वाला आ जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है, यानी कि जो लिंक है हमारी इस पर आ गई है। अब अगर कोई लिंक आपको देनी है तो आप href में दे दो। हम यहाँ कुछ सर्च करके लिंक दे देते हैं। तो यहाँ हम लिंक देते हैं कौन सा देते हैं, चलो अपना कॉलेज देते हैं, ठीक है। अब हम इस वेब पेज को खोलते हैं एंड ये जो लिंक है हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब भी आप इस फोटो पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो वेब पेज है ये खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हो HTML के अंदर में। जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट हो, आप एक इमेज के साथ भी लिंक बना सकते हो एंकर टैग का यूज करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट एलिमेंट्स इन HTML। इनपुट एलिमेंट कई तरीके के होते हैं, जिनमें हमने एक बेसिक इनपुट एलिमेंट देखा है, जैसे कि टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट के साथ हमने यहाँ पर पासवर्ड भी देखा था, पासवर्ड के साथ आपने ईमेल भी देखा है और डेट भी देखा है। बट आपने अभी कुछ चीजें मिस करी हैं। हम बात करेंगे रेडियो बटन के बारे में, चेकबॉक्स के बारे में और ड्रॉप डाउन्स के बारे में। होते और भी है बट ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम एक हेडर बना देते हैं, यहाँ पर हम एक लेबल लगाते हैं। यहाँ लेबल में कह देते हैं माय फेवरेट फ्रूट्स, ठीक है। इसके आगे हम एक BR टैग लगाते हैं ताकि ये हमारा इसके आगे का कंटेंट जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। एंड देन लेबल के बाद हम यहाँ पर इनपुट लगाते हैं। अब इस इनपुट के अंदर
हम टाइप चेंज करके कर देंगे रेडियो, ठीक है। एंड इस रेडियो के बाद जो भी डेटा है आपका, लाइक हमें एप्पल लिखना है तो हम एप्पल लिखते हैं, इसके बाद बी आर लगा देते हैं। तो इसके बाद का जो डेटा है वो उसके बगल में लाकर नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये इनलाइन एलिमेंट होता है, तो हम चाहते हैं कि वो अगल बगल ना आए, ठीक है। अब हम इसी पार्ट को डुप्लीकेट करते हैं। तो आप इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे रेडियो बटन बना सकते हो। अब देखो रेडियो बटन में क्या है कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो ये सारा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं सारा सिलेक्ट ना हो, इस चीज़ को फिक्स करना है। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर करना बाकी है। पहले यहाँ पर आप इसको एक फॉर्म के अंदर रख दो, हमेशा ये बात का ध्यान रखना। हम इस पार्ट को रखते हैं फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं जैसा हमने पिछली बार बनाया था, और इसका टाइप हम रख देते हैं सबमिट, ठीक है। इसका टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सबमिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप है जो करना इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा रेडियो है। अब इसके साथ हमें यहाँ पर नेम देना होगा, यानी कि ये जो इनपुट हम दे रहे हैं आखिर ये किस चीज़ का इनपुट है। तो इनपुट में हम दे रहे हैं फ्रूट नेम, ठीक है। तो हम इनपुट में दे रहे हैं फ्रूट नेम। तो जैसे हम इस पर चेक करते हैं और टिक करते हैं तो यहाँ पर इनपुट में चला जाएगा फ्रूट नेम, ठीक है। हम इसको एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पर देखो फ्रूट नेम में लिखा है ना ऑन, हम यहाँ पे एप्पल पे क्लिक किए, सबमिट किए, तो देखो यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। अब ऑन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने अभी तक इसकी वैल्यू पास नहीं करी है। वैल्यू पास करने के लिए यहाँ पर हम एक वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी एट्रीब्यूट। तो हम क्या चाहते हैं, हम जब भी इस पर चेक करें तो हमारे पास क्या इनपुट जाना चाहिए, हमारे पास एप्पल इनपुट में जाना चाहिए। और एप्पल क्या है, एप्पल एक फ्रूट का नाम है, तो यहाँ पर लिख दिया फ्रूट नेम। अब कंट्रोल एस करते हैं, हम आपको सबमिट करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर देखो फ्रूट नेम एप्पल आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेडियो बटन काम करता है। अब क्या हो अगर हमने मल्टीपल रेडियो बटन बनाए हैं, तो हम यहाँ पर इसी पार्ट को कॉपी करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा एप्पल है, हम इसको एक साथ अब देखो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम एप्पल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एप्पल के साथ बनाना, वैल्यू में भी हम कर देते हैं बनाना, एंड यहाँ पर भी चेंज करते हैं ग्रेप्स, इधर भी चेंज करके ग्रेप्स, एंड यहाँ पे हम भर देते हैं मैंगो, एंड लास्ट वन में भी हमारा मैंगो। अब कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे मेरा रेडियो बटन बन चुका है। अब हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट होगा। बट अगर आपने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट नहीं रखा है, मान लो कि आप बाय चांस बना रहे हो, तो हम ऑल्ट शिफ्ट दबा करके यहाँ पे कर्सर स्प्रेड करते हैं। अब हम इसको डिलीट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने बाय चांस ही डिलीट कर दिया, तो अब होगा क्या ना कि आप एक साथ कई सारे सिलेक्ट कर पाओगे, और ये गलत है, ऐसा कभी मत करना। रेडियो बटन्स जब भी होते हैं तो हमेशा आप सब में से एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपको एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, वो बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो हम आपको दिखाते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। जब हम बनाना पे क्लिक करके सबमिट करते हैं तो देखो ऊपर फ्रूट नेम गया बनाना, मैंगो पे क्लिक किया तो ये ऊपर चला गया मैंगो। तो कुछ इस तरीके से हमारे इनपुट बटन्स काम करते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट फील्ड्स होते हैं इसके अंदर। अब आप चाहते हो कि जब हमारा वेब पेज चालू हो, जब पेज लोड हो, तो पहले से कोई एक तो ऑप्शन इसमें टिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर किसी को डिफॉल्ट बनाना चाहें तो बस उसके अंदर आपको चेक एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो इससे जब भी आप वेबसाइट चालू करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो ये एप्पल पे चला जाएगा। तो जैसे हमने मैंगो पे क्लिक कर रखा है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा एक डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गया, एप्पल, ठीक है। कि अगर हमने कुछ भी नहीं चूज किया तो बाय डिफॉल्ट एप्पल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये चेक आप जिसमें भी लगाओगे वो सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। बट रिमेंबर रखना कि सब में फ्रूट नेम डला हुआ है, तो यहाँ पर आप एक बार में एक ही डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, एक सारा डिफॉल्ट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये तरीका होता है रेडियो बटन्स बनाने का। अब आगे बढ़ते हैं हम ड्रॉप डाउन्स की तरफ। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर फॉर में लिख देते हैं फ्रूट्स, ठीक है। अब हम एक सेलेक्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर लगाते हैं, सॉरी सेलेक्ट एलिमेंट यहाँ पे बनाते हैं हम, और इस सेलेक्ट के अंदर हम एक आईडी देते हैं फ्रूट्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं इस आईडी के चलते क्या होगा, ये लेबल और ये सिलेक्ट आपस में कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑप्शन का। जब हम ऑप्शन का यूज करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू मान लो मेरा है मैंगो, कंट्रोल एस। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंगो शो होगा, तो मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता है मैंगो, कंट्रोल एस।
तो यहाँ पे मेरा मैंगो बन गया, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं, मैंगो, ग्रेप्स एंड यहाँ पे गुआवा, साथ ही यहाँ पर भी चेंज करते हैं हम, ग्रेप्स, मैंगो और गुआवा, सॉरी। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, तो अब ये हमारा ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ठीक है। अब सेम तरीके से अगर आपको यहाँ पर भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पर हम चेक्ड रखते हैं, बट यहाँ पर आपका देखो चेक्ड वर्क नहीं कर रहा, हम यहाँ पे सिलेक्टेड यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज बिकॉज ये हमारा एक ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड काम करेगा। तो हम देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, हम इसको ग्रेप्स में रखते हैं, हाँ तो ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ग्रेप्स आपका बाय डिफॉल्ट बन गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब देखो नेम में आप क्या दे रहे हो, नेम में दे दो यहाँ पे फ्रूट नेम, कंट्रोल एस। अब सेम तरीके से अगर ग्रेप्स सिलेक्टेड है, सबमिट करा, तो देखो फ्रूट नेम आया ग्रेप्स। अगर यहाँ पर गुआवा सबमिट, तो फ्रूट नेम आ गया गुआवा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन का यूज करते हो। अब सिमिलर वे में जैसे हमने ड्रॉप डाउन को बनाया है, हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं चेक बॉक्सेस को। तो देखो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस वाले पार्ट को आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको इस वाले पार्ट को चेंज करना है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो मेजर डिफरेंस क्या होता है ना ये बनाने में, कि जब आप इस तरह का डेटा बना रहे हो तो चेकबॉक्स वाला, तो वहां पे आपको इनपुट और लेबल को आपस में मर्ज करना पड़ता है, ठीक है। ये फर्क होता है नॉर्मल चेकबॉक्स बनाने में या फिर कोई ड्रॉप डाउन बनाने में, कि जब आप चेकबॉक्स बनाते हो तो वहां पे आपको इनपुट और लेबल को आपस में लिंक करते हुए चलना पड़ता है, तब आप प्रॉपरली उसको बना पाते हो। तो इस काम के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए लेबल और इनपुट का। तो ये हेडिंग तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते बनाना। फर्स्ट हम यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं और यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं मेरा मैंगो, एंड इसके बाद एक br टैग लगाते हैं ताकि जो डेटा है मेरा इसके नीचे आ जाए, ठीक है। एंड मैंगो के ऊपर हम यहाँ पर एक चेकबॉक्स की डेटा लगाते हैं, इनपुट टाइप हो जाएगा मेरा चेकबॉक्स, कंट्रोल एस, एंड यहाँ लेबल में लिख देते हैं मैंगो, ठीक है। अब देखो ये फॉर मेरा क्या है, मैंगो है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इनपुट के अंदर, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं मैंगो और मेरा आईडी हो जाएगा मैंगो। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको रेपिटेटिव लग सकती हैं, बट जो है वर्क ऐसी करती हैं, आप डिफरेंट तो इसको नहीं कर सकते। एंड अब हम नेम में यहाँ पे रख देते हैं, ये मेरा चला जाएगा फ्रूट नेम में। तो देखो हो वही चीजें रही हैं, ठीक है, हम काम सेम कर रहे हैं, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। पहले हम वही चीज उससे कर रहे थे, ड्रॉप डाउन से कर रहे थे, सेम वही चीज हमने रेडियो से करी। अब इसको आप चेक करके जब सबमिट करोगे डेटा आएगा, देखो ऊपर, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना फ्रूट नेम मैंगो। इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, जब आप चेक करके क्लिक करोगे तो फ्रूट नेम मैंगो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हो। अब चेक बॉक्स में भी देखो सिमिलर चीजें हैं, हमको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा एंड नीचे ड्रैग करना है, ठीक है, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे देखो मैंगो के बाद अगला आ गया, ठीक है। अगला हमें रखना है यहाँ पे ग्रेप्स, कंट्रोल एस, तो ये मेरा ग्रेप्स बन गया। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं ग्रेप्स। अब देखो इसको सिलेक्ट कर लेंगे मल्टीपल, ठीक है, ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, हम इसको चेंज कर करते हैं ग्रेप्स, यहाँ पर भी फॉर में भी ग्रेप्स, एंड देन हमारा वैल्यू भी हो जाएगा ग्रेप्स। तो यहाँ पर 3 बार आपको लगभग सेम डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंगो को लेकर चेक किया तो फुल नेम में गया मैंगो, ग्रेप्स पे लेकर क्लिक किया तो फुल नेम में गया ग्रेप्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप डिफॉल्ट चेक कर सकते हो, बस आपको इनपुट में आना है और यहाँ पे चेक दे देना है। तो जब आप वेब पेज को रिफ्रेश करोगे, चालू करोगे, तो सिलेक्टेड होगा उसमें। अच्छा क्या होगा अगर आप दोनों सिलेक्ट कर दो, तो अगर आप दोनों सिलेक्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे एंड करके दोनों का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रूट नेम इक्वल टू मैंगो एंड फ्रूट नेम इक्वल टू ग्रेप्स, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑलराइट, ये थे हमारे इनपुट एलिमेंट्स इन HTML। तो हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए जो हमें HTML के अंदर कवर करने जरूरी थे। अब हमारा एक फाइनल टॉपिक बचा है सिमेंटिक टैग्स इन HTML, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के साथ हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये HTML कैसे स्ट्रक्चर करा जाता है, ये सिमेंटिक्स कैसे काम करते हैं, हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो इसके बारे में हम अपने लास्ट चैप्टर में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेंटिक मार्कअप्स के बारे में, या कह सकते हो सेमेंटिक टैग्स के बारे में। यहाँ पर
कोई भी वेबसाइट जब शुरू होती है तो उसका जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है ऊपर का, उसे हम बोलते हैं हेडर। इसके अंदर हम लोग हेडर रखते हैं, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो हेडर के अंदर होता है। साथ में अगर आप कहीं पर कोई नैव बार बना रहे हो तो फिर उसके लिए हम नैव टैग का यूज करते हैं। एंड इसके बाद आपका मेन होता है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट लिखते हैं। अब जब एक वेब पेज खत्म होता है तो वेब पेज के लास्ट का जो पार्ट होता है बॉटम, उसे हम कहते हैं फुटर। तो इस तरीके से हेडर और फुटर होते हैं आपकी वेबसाइट में। साथ ही किसी साइट में अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो और वहां पर आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने, तो देखो ब्लॉक्स को आप चाहो तो डिव कंटेनर से भी बना सकते हो, और भी तरीके होते हैं। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको कहते हैं हम आर्टिकल। अब इस आर्टिकल का ये मतलब नहीं कि इसके अंदर सिर्फ आप न्यूज़ लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हो सकता है। कई सारे छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट्स है, कार्ड्स है, जो कि आप इसके अंदर बना सकते हो। जैसे आपके एक स्कूल की वेबसाइट है जिसमें आपने स्टूडेंट के ढेर सारे प्रोफाइल बना रखे हैं, तो प्रोफाइलिंग के अंदर आप लग सकते हो। आपको साइड में छोटी सी न्यूज़ चलानी है, थोड़ा सा नोटिस चलाना है, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप इसके अंदर में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से का आप आर्टिकल का यूज करते हो। तो अगर आर्टिकल को डिफाइन करा जाए तो आर्टिकल कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके वेब पेज के, जिनका खुद में ही पूरी मीनिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। जिनकी मीनिंग जो होती है वो खुद में कंप्लीट होती है, यानी इसमें अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल आपने कहीं पर लिख रखा है तो उसकी खुद से मीनिंग डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जो चाहो वो लगा सकते हो, एक इमेज लगा सकते हो, या फिर कोई हेडिंग टैग, कोई पैराग्राफ आपको इसके अंदर लगानी है, तो ये सारा काम आपका हो जाएगा। और एक वेब पेज के अंदर आप चाहो तो मल्टीपल आर्टिकल्स भी लगा सकते हो, इसी को कॉपी कर लो और आप ऐसे मल्टीपल आर्टिकल्स भी बना सकते हो, ठीक है। ये काम होता है आर्टिकल्स का आपके वेब पेज के अंदर में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कुछ साइड में या इधर उधर कोई भी और कंटेंट ऐड करना है तो इसके लिए हम असाइड का यूज करते हैं। कई सारे वेब पेज पर आप देखते हो लेफ्ट साइड पे नैब आता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक एरिया आ रहा है। इस तरीके से कई सारी वेबसाइट पे नैब बार्स वगैरह होते हैं, या फिर साइड में कुछ ऐड चल रही होती है। तो कुछ अगर आपको साइड कंटेंट ऐसे दिखाना है तो उसके लिए भी हम लोग असाइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके मेन सिमेंटिक टैग्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक वेबसाइट हम आपको खोल कर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर आ जाओ और फिर इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जिस भी एलिमेंट पर एरो लेकर जाएंगे आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पूरा एलिमेंट देखो एक इमेज के अंदर लगा हुआ है। अब हम एरो को ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आप किस चीज के अंदर हो। तो देखो ये वाला जो पार्ट है आपका ये नैव के अंदर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा नैव बार का सेक्शन है। साथ में यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये पूरा आप जहाँ जहाँ एरो रखोगे आपको दिखेगा। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना छोटे छोटे डिव कंटेनर्स बने हैं। आप जहां पर भी एरो लेकर जाओ आपको नया नया डिव कंटेनर देखने को मिलेगा हर जगह पे लगभग, ठीक है। और साथ में जैसे हमने डिस्कस करा है, आप देखो यहाँ पे स्पैन लिखा है, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है इसके कुछ खास मीनिंग नहीं है भाई, ये कोई हेडिंग भी नहीं है, कोई पैराग्राफ भी नहीं है, जस्ट ऐसी एक टेक्स्ट आपको दिखाना था, ठीक है। तो ऐसे हमने बनाया हुआ है। साथ में देखो यहाँ पर हेडिंग टैग का भी यूज हुआ है, यहाँ पर डिव कंटेनर्स का यूज हुआ है। तो अब तक जो भी चीजें आपने इस कोर्स में पढ़ी है वो सारी अब देखो वेबसाइट पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होती है। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिट करने का भी बटन है, ठीक है। यहाँ पे सबमिट बटन दिया हुआ है, नैव है, लिंक है, यहाँ पे हर एक चीजें बनी हुई है। साथ में आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर आईडी और क्लासेस भी बनी है इन चीजों में, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और नीचे आते हैं हम, देखो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग भी है। जैसे यहाँ पे देखो एल आई दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एल आई भी दिया हुआ है और साथ में यूएल भी है, ठीक है। यहाँ आप नीचे लेकर आओ, आपको देखो एल आई दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा मिला के आपका लिखा है यूएल के अंदर में, और अंदर इसके एल आई है। साथ में देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज हुआ है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है जस्ट बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में लिखा है इसीलिए बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है। फिर देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको फिर चालू करते हैं, ये रहा। ये वाला भी देखो आपका H2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। अब जैसे ये वाला देखो आपका ब्लॉक बना हुआ है इतना, तो चाहो तो इस ब्लॉक को भी आप आर्टिकल के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिव में बनाओ, चाहो तो आर्टिकल में बना सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। और अब हम इसको ड्रैग करते हैं ऊपर। तो अगर आपको इसमें से हेडर देखना हो तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर हेडर दिया है। आपका जो कोड स्टार्ट होगा सबसे पहला चीज देखो यहाँ पे हेडर दिया है। तो हम सबसे टॉप पे आते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। हम हेडर पे जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप ये देखो ये एरिया हाईलाइट हो रहा है। तो ये जो आप टॉप में ब्लू कलर का एरिया देख रहे हो ये हमारी वेबसाइट का हेडर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेडर का यूज हुआ है। तो इस तरीके से सेमेंटिक टैग्स का हमारी वेबसाइट पर यूज होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको स्ट्रक्चरिंग करना है। स्ट्रक्चरिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आधा काम आपको वही हो गया। फिर देखो यहाँ पे फुटर भी दिया हुआ है, हम आपको फुटर दिखाते हैं नीचे आकर के। यहाँ पे देखो सबसे नीचे ये इस एरिया में फुटर दिया है, ठीक है। हम एरो रखेंगे, देखो हाईलाइट हो जाएगा।
तो ये जो नीचे का पार्ट है आपका फुटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वेब पेज पर आपको सारा सेमेंटिक टैग देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ कुछ वेब पेज पर सारे देखने को मिलेंगे, कुछ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, डिपेंड अपॉन द यूजर्स, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिमेंटिक टैग है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अपने वेब पेज को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो आपने एक स्कूल की वेबसाइट बनाई है, उसका एक होम पेज होगा, फिर उसके नीचे वाले पार्ट में एडमिशन का सेक्शन होगा, फिर एक इंक्वायरी सेक्शन होगा, फिर एक में सारी लिंक का सेक्शन बनाओगे आप। तो आप ऐसे अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी वेबसाइट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो सेक्शन का यूज करके। तो यहाँ पर आप सेक्शन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आपका सिमेंटिक टैग होता है, ठीक है, जो कि यूज करा जाता है इसमें, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ सिंपली गूगल पर आके सर्च करो और यहाँ पे सर्च करो सिमेंटिक टैग्स, टैग्स इन HTML। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे आपको यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो होती बहुत सारी चीजें हैं। कभी भी ये मत सोचो कि आपको मास्टर करना है। अब आप HTML सीख रहे हो, ये मत सोचो कि आपको एकदम उसका मास्टर बनना है। आप जितना इंपॉर्टेंट है उतना सीख लो, और जितना आप टाइम के साथ पढ़ते रहोगे, एक टाइम के बाद आपको खुद चीजें समझ में आने लगेंगी, मास्टर होने लगेंगी, ठीक है। तो जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ज्यादा ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहो तो आप यहाँ MDN वेबडॉग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। MDN बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी इसके बारे में दी हुई है। तो आप चाहो तो MDN पर आकर के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इसको भी देखना है तो देखो हम इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ढेर सारे अलाई एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन यहाँ पे देखो सेक्शन बना है ना, देखो सेक्शन है, ठीक है। तो अब हम तुम्हें दिखाते हैं ये। सबसे पहले हम आते हैं इधर, ये देखो, इसको छोटा कर लेते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट जो है मेरा सेक्शन के अंदर में, ठीक है। इसको लेकर के आते हैं, ये देखो ये मेरा सेमेंटिक एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ये मेरा सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो मेरा 3 पार्ट था, सेमेंटिक एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट, सेमेंटिक एलिमेंट इन CSS, इन HTML। तो ये 3 पार्ट थे ना। तो इन्होंने क्या करा है, वेबसाइट पे देखो तीनों चीज को अलग अलग सेक्शन में कर रखा है। यहाँ देखो 3 सेक्शन बने हैं ना। तो सिमेंटिक इन HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों को देखो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पार्ट्स बना सकते हो। साथ में देखो हेडर भी है जो कि ऊपर के साइड दिया हुआ है, आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट आपका हेडर में दिया हुआ है, ऊपर वाला, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर मेन भी दिया हुआ है। मेन क्यों दिया है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है वो इस जगह पर है। तो यहाँ पर मेन भी दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर देखो आर्टिकल का भी यूज हो रखा है। तो इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में आप असाइड को भी अगर खोज रहे हो तो देखो असाइड भी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो असाइड को भी देख सकते हो। असाइड आपका नीचे फुटर की जगह पे यूज हुआ है, आर्टिकल फुटर है ना, इस एरिया में आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं HTML के अंदर में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फाइनल की तरफ। सीधा अब हम बात करेंगे एक वेबसाइट के बारे में, और हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से आप उसका HTML स्ट्रक्चर बना सकते हो, फिर उसका CSS लगा सकते हो। एंड ये हमारा फाइनल चीज होने वाली है इस पूरे कोर्स के ऊपर। तो वक्त आ गया इस कोर्स को रैप अप करने का, जहां पर हम इस वेबसाइट के साथ इस कोर्स को एंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके HTML के बारे में, ठीक है। तो देखो आपको सोचना कैसे, बिकॉज सबसे मेन चीज होती है ना कि आप कैसे एक कोडर की तरह सोचते हो। क्योंकि जब एक नॉर्मल इंसान इस वेबसाइट को देखेगा तो उसके मन में आइडियाज नहीं आएंगे। बट आपने जब HTML सीख लिया है ना, तो आपको एक वेबसाइट देखने के बाद मन में आइडिया आना चाहिए कि आप इस वेबसाइट को कैसे बिल्ड करोगे। तो देखो आपको सोचना कैसे, आपको हर चीज को ऐसे इमेजिन करना है बॉक्सेस के अंदर। तो जैसे मेरा एक ये बॉक्स हो गया, एक बॉक्स मेरा फोटो के लिए, एक इस पूरे चीजों को रैप करने के लिए साथ में। तो आपको ना हर एक चीज को प्रॉपर ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स वगैरह बनाने आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम लिंक्स का ग्रुप बना रहे हैं, तो देखो मेरा ये पार्ट हो गया। इसके बाद राइट में 2 बटन है, तो हम पहले इन दोनों बटन को एक बॉक्स में रख लिया, फिर ऐसे और ऐसे। तो देखो ये मेरा स्ट्रक्चर बना। इस तरीके से आपको भी इमेजिन करना है हर वेबसाइट को। तो जैसे अब हमने इस चीज को ये रखा है, तो ये जो मेरा बाहर वाला पार्ट है ये मेरा बन जाएगा, मान लो हेडर, ठीक है। ये मेरा हेडर बन गया। इसके अंदर एक चाहो तो हेडर रैपर नाम की भी क्लास बना सकते हो। अब इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, मेरी इमेज, सॉरी, इसके अंदर ये मेरी हो जाएगी इमेज, जिसके लिए हम लगाएंगे IMG टैग। अब ये जो मेरा पार्ट है ये एक नैव बार है, तो हम इसको रख देते हैं नैव के अंदर।
एंड ये जो छोटे छोटे पार्ट्स मेरे बने हैं, मर्ज है, स्प्लिट है, इन सब के लिए हम लगा देंगे एंकर टैग। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए भी दिया हुआ है, बट इसको अभी इग्नोर करो तो ठीक है, बिकॉज अभी आप बिगिनर्स हो। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर एक डिव कंटेनर बना दो और इसके अंदर बटन लगा दो, एक बटन लॉगिन के लिए, एक बटन साइन इन के लिए। तो चलो इस पार्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने, सॉरी जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं, एचटीएमएल के अंदर आते हैं। तो पहले हमने बना दिया हेडर। हेडर के अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें एक नैव बार चाहिए। नैव बार के अंदर, रुको, हम पहले ऐसे कर देते हैं, हेडर चाहिए, इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज के साथ हमें चाहिए एक नैव। नैव के अंदर क्या होना चाहिए, नैव के अंदर होना चाहिए एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर कितना चाहिए जल्दी बताओ। एंकर हमें चाहिए मान लो 5, चलो 5 दे देते हैं। ठीक है, 5 एंकर चाहिए। इसके साथ एंकर हो गया, इसके साथ हमें एक डिव भी बनाना पड़ेगा। तो इस डिव की हम एक क्लास रख देते हैं, इसकी क्लास हम बनाते हैं यहाँ पर, इसकी क्लास हम रख देते हैं बटन, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बटन डैश कंटेनर। तो ये मेरा बटन कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्रूशियल, बट इंपॉर्टेंट है, देखो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले हेडर होगा, हेडर के अंदर एक इमेज होगी, इमेज के साथ यहाँ पे एक नैव बार चाहिए हमें। नैव बार के अंदर 5 एंकर होना चाहिए, उसके साथ एक डिव चाहिए जिसमें कि एक क्लास लगी हो, क्लास का नाम होना चाहिए बटन कंटेनर, और इसके अंदर हमें चाहिए बटन। और बटन कितना चाहिए हमें, बटन चाहिए 2। अब एंटर करते हैं। तो ये देखो एक सिंगल क्लिक में हमने कितनी सारी चीजें बना ली। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी बिगड़ गई है, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बिगड़ा है, हमें बस इसको नए बार से बाहर ले आना है। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं। अब हम इस वेब पेज को रन करते हैं। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ बटन में लिख देते हैं लॉगिन, एंड यहाँ कर देते हैं हम साइन अप, साइन अप, कंट्रोल एस, एंड इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से, ड्रैग करा हमने, एंड अब ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले ये करने के बाद ना हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने वाले हैं, ताकि हमारा जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एंकर के बाद एक एंटर एंटर कर देते हैं, ताकि हमें पढ़ने में थोड़ा इजी पड़े। ठीक है, नहीं फिर हमें देखने में इशू हो रहा है। इस पार्ट को ऐसे लाया, ऐसे लाया, तो अब आपको रीड करने में ना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो पहले ये इमेज आ गई हमारी, और इमेज में यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा साइट लोगो। ठीक है, साइट लोगो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड लोगो, जो भी आपका मन हो। ठीक है, ब्रांड लोगो। अब मन हो तो ये नहीं कि इस पे पानी पूरी लिख देना, कुछ काम का लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रांड लोगो हो जाएगा। इसके बगल में ये सारी लिंक्स होगी। अभी लिंक्स कौन कौन सी है हम इनको देखते हैं। यहाँ पे लिंक्स कौन कौन सी थी, रुक जाओ, इसको एक्सपैंड करते हैं। हाँ, तो मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, ये सब लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आते हैं हम, मर्ज पीडीएफ, देन इसके बाद दिया हुआ है स्प्लिट पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, मर्ज स्प्लिट के बाद क्या है, कंप्रेस, कन्वर्ट और ऑल पीडीएफ टूल्स। ठीक है, कंप्रेस, कन्वर्ट, कन्वर्ट, फिर इसके बाद ऑल पीडीएफ टूल्स, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी साइट कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, मर्ज, स्प्लिट वगैरह सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर में था, नैव के अंदर में। ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। फिर राइट साइड में हमारा बनेगा बटन कंटेनर, जिसमें हमारा बटन होगा। तो हम इसको ड्रैग करते हैं। तो बटन के अंदर लॉगिन और साइन अप दो चीजें हैं, तो हमने लॉगिन दे दिया, साइन अप दे दिया। अब देखो इनके अंदर हमें क्लास या आईडी देना जरूरी है, क्योंकि हमें इनके अंदर रेफरेंस चाहिए ना, हम रेफर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर एचटीएमएल सॉरी अगर सीएसएस या जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लास बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लास बनाते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा लॉगिन बटन। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला बटन है, इसको चेंज करते हैं और इसको एंटर करके नीचे ले आते हैं, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में इजी पड़ेगा। ठीक है, एंड ये हमारा बन जाएगा क्लास, इसकी सेट करते हैं हम क्लास, ये हमारा बन जाएगा साइन अप, सॉरी साइन अप, या तो आप साइन अप ऐसे लिख दो बटन। ठीक है, तो आपका साइन अप बटन बन गया, ये आपका लॉगिन बटन बन गया। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसको फिर से ट्रैक करते हैं,
तो ये लॉगिन बटन और साइन अप बटन, ठीक है। लास्ट में एक आपका आइकन भी दिया हुआ है, तो हम अभी के लिए उसको इग्नोर करो, ठीक है, उसको यूज मत करो। अभी एज अ बिगिनर आप सिर्फ सीख रहे हो चीज़ों को करना, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे आपका जो हेडर का पार्ट है कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो हेडर का पार्ट है ये आपका यहाँ पे क्लियर। अब आपको इससे कुछ भी नहीं करना। अब हम बढ़ते हैं इस वाले पार्ट पे। तो देखो इसको भी आप वैसे ही इमेजिन करो, ठीक है। इसको भी वैसे ही इमेजिन करो जैसे हमने बोला। पहले एक ऐसे ये क्या, एक सेकेंड, पहले एक यहाँ पे रेक्टेंगल इमेजिन कर लो, ठीक। तो इसके अंदर ये किस में आ जाएगा आपका, हेडिंग टैग में। ये आ जाएगा पैराग्राफ टैग में। हेडिंग के अलावा आप इसको स्ट्रॉन्ग में भी रख सकते हो। ये आ जाएगा आपका बटन के अंदर। तो ये चीज़ें बन गई। अब हम इसके अंदर आते हैं और पहले जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके लिए रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन, और यहाँ लिख देते हैं होम। इसकी क्लास बना देते हैं या फिर एक आईडी बनाते हैं, ठीक है। आईडी बनाते हैं होम सेक्शन। एंड अब इस होम सेक्शन के अंदर क्या क्या चाहिए हमें, तो हमें एक हेडिंग टैग चाहिए। तो हम रख देते हैं यहाँ पे H3 और यहाँ लिखते हैं JPG टू PDF। अब जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो JPG टू PDF इतना ठीक है। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप और बड़ा रख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद एक स्पैन लगाते हैं हम। पैराग्राफ नहीं लगा रहे, हम स्पैन लगा रहे हैं, ठीक है। हमें अभी के लिए स्पैन ही चाहिए, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। स्पैन भी लग गया। एंड इसके बाद हमें चाहिए बटन, और इस बटन का नाम क्या रखेंगे हम, कन्वर्ट बटन। क्लास बनाते हैं इसकी और इसका नाम रखते हैं कन्वर्ट और डैश बटन। और यहाँ इसके लिख देते हैं सिलेक्ट JPG इमेजेस, सिलेक्ट JPG इमेजेस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ बटन का यूज मत करो, सॉरी, ठीक है। बटन का यूज मत करो, यहाँ पे इनपुट का यूज करो, ठीक है। और इसके टाइप में कर दो फाइल। अब ठीक है, ठीक है। अगर आप बटन करोगे तो फिर वो बटन गलत काम करेगा ना। यहाँ पे आपको इनपुट की नीड है, हमने थोड़ा देखा नहीं था। तो अब ये हमारा क्लियर है। तो अभी आपकी साइट कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ तक कर लिया हो। अब हम लोग इसमें CSS लगाते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं और हम जाते हैं CSS चैट जीपीटी पे और यहाँ पे इस पे CSS लगाते हैं, ठीक है। अब देखो चैट जीपीटी से जाकर आप उससे पहले ये बोल दो कि HTML को नहीं छूना हुआ है, ठीक है। HTML को टच नहीं करना है। तो हम बोलते हैं मेक UI फॉर दिस एंड डोंट चेंज द HTML, ठीक है। और अब हम इसको अपना कोड दे देते हैं, तो ये UI बना रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो CSS है हमारी साइट की क्रिएट हो चुकी है। एंड इस पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और हमेशा देखो सेटिस्फाइड रहो। अगर आपने कोर्स में इतना भी सीख लिया जितना आपको इस कोर्स में बताया गया है, तो खुद के लिए अच्छा फील करो और कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लर्नर की खासियत होती है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। अब हम इसको पेस्ट करते हैं। तो देखो ये आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो है ना कमाल की चीज़। अगर आप इतना भी सीख लेते हो तो आप ऐसी फाइलें बना पाओगे, ठीक है। ब्रांड का लोगो आपको गूगल सर्च करके लगा देना। और आई होप कि ये HTML कोर्स आपको पसंद आया हो। अगर इस कोर्स में कुछ मिस्टेक्स आपको मिली हैं या कुछ और चीज़ें आप चाहते हो कि इसमें ऐड करी जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद अगर CSS का कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट आउट कर सकते हो। देखो कोर्स एक साथ बनाने में हमें ज़्यादा बेटर लगता है, एपिसोड वाइज बनाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स में।